aptitude session. We are going to discuss about the third chapter of secondary chemistry, that is S block elements. Before that we have discussed chapter 1, that was periodic classification, and after that we discussed about hydrogen, chapter 2. So today I'm not going to discuss the whole chapter, that is S block elements. It's quite a big chapter. I'm just going to discuss about the group trends. जैसे कि इससे पहले भी मैं बता रहा था कि ग्रुप ट्रेंड्स पर मैं आगे क्लास करूँगा यकीनन, जिसमें आपके ग्रुप ट्रेंड्स के जो इश्यूज़ हैं वो जाकर सॉल्व होंगे. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो ग्रुप ट्रेंड्स का टॉपिक है, जो कि अगर आप एस ब्लॉक में कर लेंगे तो पी ब्लॉक और में भी आपको जो है वो फ़ायदा देगा. तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हम देखें कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चैप्टर तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, तो कौन से एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं. 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, या उनकी डेफिनेशन ये बन जाएगी कि दोज एलिमेंट्स इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है ना, ये तो हर कोई जानते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, कि हर वो एलिमेंट जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में दाखिल होता है उसको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. अच्छा, अब आप अगर सामने आपके पास जो है वो पीरियोडिक टेबल मौजूद है. ठीक है, फिर से वही बात बता रहा हूँ, चूँकि मैं स्लाइड्स आपको शो कर रहा हूँ, तो स्लाइड के अंदर क्या होता है, एक स्लाइड में 10 इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसको आप कॉपी में एक साथ नहीं लिख सकते. ठीक है ना, और बड़ी कभी कभार बहुत खूबसूरत रिप्रेजेंटेशंस भी होते हैं जो हम बोर्ड पे नहीं बना सकते. तो नॉर्मली ये चीज़ होती है कि उसमें सिर्फ वही चीज़ आप उसमें मेंशन करें जो आपके लिए न्यू है, जो न्यू बातें हैं, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए. जैसे ये चीज़ पहले से आप जानते हैं, ये डी मार्केशन यहाँ पर मैंने की हुई है पीरियोडिक टेबल की, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में. इससे पहले भी हर क्लास में मैंने आपको दिखाया कि दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पर एस है, पी है, डी है, एफ है, चारों ब्लॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट में 1A 2A ग्रुप आपको दिख रहा है. पी ब्लॉक में 3A से लेकर जो है वो 8A ग्रुप तक एलिमेंट्स आपको दिख रहे होते हैं. डी ब्लॉक में 1B से लेकर 8B तक के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं. और एफ ब्लॉक में जो है वो हमारे पास ग्रुप्स नहीं होते हैं, जस्ट पीरियड्स होते हैं. ठीक है, तो कि यहाँ पर जो है वो 3B के अंदर ही जो है वो एफ ब्लॉक पूरा का पूरा मौजूद होता है. अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप देखें और आगे इसको और फर्दर हम डिटेल में, या तो देखें यहाँ पर मैंने जनरल वैलेंशियल कन्फिग्रेशन भी डाली हुई है सबके अंदर. दिस इज़ 1S है, ये 2S है, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S फिल होता है इसमें. ऐसी बात है ना. और ये 1S1 है, ये सारे 1S1 वाले हैं, और ये जो है जो S1 वाले हैं, और ये सारे S2 वाले हैं. ऐसे ही ना. और यहाँ पर देखें तो ये 2P यहाँ फिल होते हैं, यहाँ 3P, यहाँ 4P, यहाँ 5P, यहाँ 6P. अब ये 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6 तक फिल हो रहा होता है यहाँ पर. और ये सिर्फ हीलियम वाहिद है जो कि 1S पे फिल हो रहा होता है. अगरचे ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन उसके बावजूद हमने इसको डिस्कस किया है कि 1S2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, बाकी सबकी जो है वो पी पे ख़त्म हुई होती है. डी की बात करें तो 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, मैंने बताया डिफरेंट सीरीज़ होती हैं. 6D भी यहाँ पर है. और एफ ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर 4F सीरीज़ होती है, और उसके अलावा 5F सीरीज़ होती है, 2 होती है. 4, अच्छा वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपको पता है ये 6S है और ये 5D है, चूँकि NS और ये N-1D होता है, इसलिए यहाँ पर 6S वाले जो है ना, वो जो एस ब्लॉक एलिमेंट में जो 6S वाली जो सीरीज़ होती है, उसी वाले सीरीज़ पे 5D आ रहा होता है. 6S के साथ 6D नहीं आता है, क्योंकि जो जनरल वैलेंशियल कन्फिग्रेशन होती है उसमें NS के बाद N-1D फिल हो रहा होता है. ठीक है, तो 6S के साथ 5D है, 7S के साथ 6D हो रहा होता है ना. जैसे कि 4S के साथ 3D आता है, 4S2 3D 10, 4S2 3D 9, ऐसे लिख रहे होता है ना. तो यहाँ पर बिल्कुल. अच्छा, और एफ ब्लॉक की कन्फिग्रेशन क्या थी, चैप्टर 1 में देखी थी कि NS2, N-1D और N-2F, N-2 करके, तो ये 6S है, तो ये 5D है, तो ये 4F हो गया. इस तरह ये 7S है, ये इसके साथ 6D है, और उसके जो एक्टिनाइट सीरीज चलेगा वो 5F हो गया. हाँ, समझ में आ रही है. तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर जो है जनरल वैलेंशियल कन्फिग्रेशन तमाम जो है वो ग्रुप्स की दिखा दी है दोबारा से. हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे बस. ठीक है, बाकी आप घर जाकर इसको ड्रॉ कर लेना अगर आपको ड्रॉ करना हो तो. ठीक है, पूरा कंप्लीटली दैट डिपेंड्स अपॉन यू. समझ में आ गई बात यहाँ तक. एस ब्लॉक को स्टार्ट करना, सारे पीरियोडिक टेबल को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एस ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे. एस ब्लॉक आप जानते हैं 1A 2A ग्रुप को हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. 1A से हम नॉर्मली हाइड्रोजन को समटाइम्स क्या कर देते हैं, हम उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ 1A ग्रुप से और 7A ग्रुप से और 4A ग्रुप सबसे मिल रही होती हैं. ये हमने चैप्टर 2 में डिस्कस कर लिया लास्ट संडे. तो एस ब्लॉक एलिमेंट में 1A है, दिस इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स. 2 है, दैट इज कॉल्ड अल्कलीन अर्थ मेटल्स. 1A में दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम. 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. क्लियर है यहाँ तक. अच्छा, अब यहाँ पर जो आपको चीज़ देखनी है, समझनी है, वो ये कि
लिथियम और बेरिलियम और मैग्नीशियम के हवाले से कि ये 3 एलिमेंट्स के बारे में, ये 3 एलिमेंट जो है वो थोड़े से स्पेशल हैं। इसमें स्मॉल साइज़ की वजह से इनके अंदर एक बिहेवियर आता है, वो क्या कि फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब बाकी सारे आयनिक बॉन्ड बना रहे होते हैं, सिर्फ ये जो है ना लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम ये क्या बना रहा होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है? ड्यू टू स्मॉलर साइज़ की वजह से, छोटे साइज़ की वजह से। हैंस स्टार्टिंग एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ग्रुप, इसलिए जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप से डिफर करते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सिमिलर ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, जबकि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से सिमिलर है। एंड दे बोथ कैन फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ये सारे हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि रिग्नार्ड रीजेंट बनाते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, RMgH। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए लिथियम और बेरिलियम तो आप जानते चुके, ये सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड के होने की वजह से क्या है कि ये स्मॉल साइज़ का है। स्मॉल साइज़ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस नहीं करता, तो बजाय इलेक्ट्रॉन लॉस करने के शेयरिंग कर रहा होता है। इसलिए लिथियम और बेरिलियम बजाय कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाने के कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, सही है। अच्छा, मैग्नीशियम ऐसा क्यों करता है? मैग्नीशियम भी आपको पता है आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवेलेंट बनाता है, जैसे कि हमने बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, दैट इज पॉलीमेरिक हाइड्राइड। तो जो पॉलीमर बनता है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल से बनता है, आयनिक बॉन्ड्स कभी पॉलीमर नहीं बनाते। तो लिथियम और बेरिलियम के अंदर एक डायगोनल रिलेशनशिप है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एक डायगोनल रिलेशनशिप होती है। डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप ये बात बताती है कि जो डायगोनल में एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के, वो हमेशा सिमिलर होते हैं, वो भी हमेशा सेम होते हैं। तो ये लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल में, इसकी वजह से क्या है कि ये जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, ठीक है। तो डायगोनल वाले अब जैसे सोडियम और कैल्शियम की सेम होगी, पोटेशियम और स्ट्रोंशियम की सेम होगी, इस तरह से डायगोनल्स में एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम हो रही होती हैं, एक जैसी हो रही हैं, एक सा हो रही होती हैं, ठीक। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे कि आप देखें ना वहाँ पर मेटालॉइड्स की सीरीज़ में अगर आप देखें जहन में डालें तो मेटालॉइड्स आपको पता है डायगोनल में होते हैं, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सारे तो डायगोनल के एलिमेंट सेम आ रहे होते हैं नॉर्मली। डी ब्लॉक एस और पी के लिए तो ये लागू होता है, डी ब्लॉक में आप रख कर देख सकते हैं कि ये होता है कि नहीं। वैसे तो डी ब्लॉक में एबनॉर्मलिटी ज़्यादा है, ये जो हम ग्रुप ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं ना वो एस और पी ब्लॉक के लिए हम करते हैं। डी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, मतलब वो कोई रेगुलर बिहेवियर नहीं होता है ट्रेंड का, वहाँ ट्रेंड इसलिए पढ़ते भी नहीं है डी ब्लॉक में, एस और पी में ही पढ़ रहे होते हैं बस ट्रेंड्स, वहाँ जस्ट हम ग्रुप प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल। बस समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, और यहाँ पर एक और चीज़ मैंने लिखी है नीचे फ्रांशियम और रेडियम के हवाले से, कि फ्रांशियम और रेडियम जो है दे आर एक्सक्लूडेड ड्यू टू देयर रेडियो एक्टिव नेचर। इनको एक्सक्लूड कर दिया गया, इनको निकाल दिया गया है, मतलब निकाल देने से मुराद हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं। लास्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं आप जानते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, तो वो हाईली अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डेविएट करती हैं, फ्रांशियम रेडियम वगैरह की, तो हम उनको नॉर्मली एक्सक्लूड कर देते हैं। हम जब प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स वगैरह, तो फ्रांशियम और रेडियम का तस्करा हम नहीं कर रहे होते हैं नॉर्मली, बाकी एलिमेंट्स का कर रहे होते हैं, ठीक है। आखिरी के एलिमेंट ज़्यादातर जो होता है ना वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं अपने स्मॉल हायर एटॉमिक रेडियस और हायर मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। इसकी वजह से रेडियो एक्टिव होते हैं, नीचे ही जो है ना फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है और रेडियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जो है वो नहीं डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें मैंने पीरियोडिक टेबल में भी आपको बताई हुई हैं ग्रुप्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सेट है, सही है, क्लियर है? आप सिंपल है, बस एस ब्लॉक को इंट्रोड्यूस कर रहा था। एस ब्लॉक क्या है भाई, ये बात है चैप्टर 1 से समझते हुए आ रहे हैं, ठीक है। न्यू बात नहीं, न्यू बात आएगी तो डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ग्रुप ट्रेंड्स आज मैं बता रहा कि आज के जो टॉपिक्स हमारा जो है वो ग्रुप ट्रेंड का है। ग्रुप ट्रेंड में हम यहाँ पर डिफरेंट ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। मैंने लिख दी यहाँ पर एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हाइड्रोजन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनको डिस्कस करेंगे स्टार्ट टू एंड। जितने भी ट्रेंड्स हमारे पास हैं, दिस ऑल ट्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। इन तमाम एलिमेंट्स को हम जो है वो इन तमाम ट्रेंड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, एटॉमिक रेडियस से लेकर डेंसिटी तक। अब कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ट्रेंड पक्के होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, तो जितने भी ट्रेंड्स है देख लें, जो कि ग्रुप ट्रेंड से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ बना रहे होते हैं, चाहे वो मतलब एनईडी में बने, ई-कैट में, या फिर वो चाहे वो बने आपके पास एमडी कैट में बने, तो उनमें ज़्यादातर जो है वो ग्रुप ट्रेंड से ही जो है वो क्वेश्चन जो है वो आस्क किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे ग्रुप ट्रेंड पढ़ लें, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, सारे लाइन से, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है? कौन कौन सा ट्रेंड पढ़ेंगे? तो 1 बाय 1 ट्रेंड हम स्टार्ट करेंगे।
तो फर्स्ट ट्रेंड हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। हाँ भाई, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो किसे कहा जाता है, एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? किसी भी सर्कुलर कोई चीज़ है उसका रेडियस होता है, किसी भी सर्किल है, कोई सर्किल है तो उसका रेडियस यकीनन होता है कि उसके सेंटर से लेकर जो है वो उसके साइड तक का, एजेस तक का डिस्टेंस, ये आपके पास कहलाता है रेडियस, मैथमेटिक्स में नॉर्मल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी जो है वो एक सर्किल का, सर्कुलर ऑब्जेक्ट का रेडियस होता है, उसके सेंटर से लेकर उसके एज तक का, किनारे तक का जो डिस्टेंस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई इज एक्चुअली द प्लूरल ऑफ रेडियस। जब हम दो एटम्स को लेकर बात करें रेडियस की, तो फिर हम उसको रेडियाई लिख रहे होते हैं। तो रेडियाई एंड रेडियस दे बोथ आर सेम थिंग्स, तो एटॉमिक रेडियस कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्या बन गई कि द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स लास्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मतलब सेंटर ऑफ एटम से लेकर उसके लास्ट शेल तक जो डिस्टेंस है वो कहलाता है एटॉमिक रेडियस। हर एटम का एक रेडियस होता है, जो कि हर एटम जो है वो सर्कुलर शेप में होता है। या हम उसको एक और डेफिनेशन इस तरह से ये बता सकते हैं कि हाफ ऑफ, कि इस तरह से जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम में बनाया कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट होमोडायटोमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। कि अगर एक जैसे अगर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं, जैसे H2Cl2 O2 N2 Br2 I2, एक जैसे अगर एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को लेकर अगर हाफ कर दिया जाए, मतलब जो हाफ कर दिया जाए अगर उसको लेकर, तब भी आपको रेडियस मिल सकता है। तो अभी चूँकि मैं ट्रेंड डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं एटॉमिक रेडियस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि एटॉमिक रेडियस सेंटर से लेकर किनारे तक का डिस्टेंस है, बात वही है। सेंटर से लेकर लास्ट सेल तक का, वैलेंस सेल तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से लेकर जो है वो लास्ट सेल तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। सही है, ये डेफिनेशन समझ आ गया सबको एटॉमिक रेडियस क्या है। तो जैसे सर्कल का रेडियस होता है, वैसे एटम का भी रेडियस होता है, बिकॉज वो सर्कुलर शेप का ही होता है। और यूनिट क्या होती है एटॉमिक रेडियस की? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, एक के ऊपर जो है वो सर्किल बनाकर हम इसको शो कर रहे होते हैं, तो एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। और थोड़ा सा ये याद रखिए आप इसमें कि ये जो हमारे पास इसकी कन्वर्जन फैक्टर है कि एक एंगस्ट्रॉम जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के और 10⁻⁸ सेंटीमीटर के। तो एंगस्ट्रॉम एक बहुत छोटी यूनिट होती है, मतलब चूँकि मीटर और सेंटीमीटर बहुत बड़ी यूनिट्स हैं, एटम को मीटर और सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते, तो एटॉमिक रेडियस के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर या -8 सेंटीमीटर के जो है वो बराबर होता है। ठीक है, गेट थोड़ा खोल गर्मी हो जाएगी इसमें, आधा हाफ तो खोली नहीं। सही है, सही खोलें उसको, थोड़ा और खोल दें बस, सही। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। सेकंड पॉइंट कि एटॉमिक रेडियस को नापते किस तरह से, इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में नापते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं कि नंबर ऑफ शेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो जितने शेल्स बढ़ते रहेंगे तो एटॉम का रेडियस भी बढ़ता रहेगा, चूँकि न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक का डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ शेल्स के, जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। नेक्स्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर कह लो आप, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लो आप। न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ प्रोटॉन की वजह से आता है, जो कि न्यूट्रॉन का तो चार्ज कोई होता नहीं। तो न्यूक्लियर चार्ज जब भी लिखा जाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो मतलब यहाँ पर प्रोटॉन से चार्ज मुराद दी जा रही होती है, और प्रोटॉन का चार्ज एटॉमिक नंबर शो कर रहा होता है आपको असल में। तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन होगा उतना ज़्यादा कम होगा एटॉमिक रेडियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वजह क्या है? चूँकि जब प्रोटॉन्स बढ़ने शुरू होंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोटॉन्स जो है ना वो शेल्स को अपनी तरफ खींच के श्रिंक करेंगे। जब वो श्रिंक करेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स जब याद रखेंगे तो ग्रुप ट्रेंड्स आपको याद रहेगा कि टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। जब ऊपर से नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप में, तो फिर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। और लेफ्ट से राइट जब जाते हैं पीरियड में, तो फिर क्या होता है? एटॉमिक रेडियस कम होता है। क्यों कम हो रहा होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बढ़ रहे होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से श्रिंकिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये, तो इसमें कोई चीज़ आप, यू वांट टू राइट एनीथिंग, कुछ लिखना है? मैं रुक, देखिए एटॉमिक रेडियस के मैंने ये वाली जो डेफिनेशन बताई ना, तो ये डेफिनेशन इजी तो है, बट कॉन्सेप्चुअली दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग। कॉन्सेप्चुअली ये डेफिनेशन रॉन्ग है। ये आसान है बताने में, बच्चे के फ़ौरन से जहन में आया, हाँ सर ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर जो है वो
लास्ट शेल तक का डिस्टेंस, ये रेडियस। ईजी है, लेकिन होता इस तरह से नहीं। रियल डेफिनेशन इसकी क्या है कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट होमोडायटोमिक न्यूक्लियस या होमोडायटोमिक एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। वजह ये है ना, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम। एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें ना, एक्सपेरिमेंटली, तो एक सिंगल एटम को आइसोलेट करना इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। आप एक सिंगल एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। एटम कभी भी अलोन नहीं होता, अकेला नहीं होता। अगर वो नॉन मेटल का अगर एटम है, तो नॉन मेटल का अगर वो एटम है तो क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल बनाकर रहेगा, जैसे H2, Cl2, O2, N2। अगर वो नोबल गैस भी अगर है ना, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, तो वो भी जो है वो डायपोल डायपोल लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से जो है वो मॉलिक्यूल्स बन के ही रहते हैं। लेकिन हम उनको 2 करके नहीं लिखते हैं, बट उनके अंदर भी इंड्यूस्ड एक फोर्स होती है, ठीक है। तो वो भी एक तरह से मॉलिक्यूल की सूरत में ही रहता है। इस तरह से जब हम बात करेंगे मेटल्स की, तो मेटल्स भी आपको जैसे सोडियम, लिथियम, ये भी आपको अलोन नहीं मिलेगा। मेटल जो है वो मेटेलिक क्रिस्टल्स की सूरत में होता है, जो मेटेलिक बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। पूरा लैटिस बन रहा होता है मेटल का भी। मेटेलिक क्रिस्टल चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं हम। तो इसका मतलब कि अकेले एटम को आइसोलेट करना नामुमकिन है, चाहे वो मेटल का हो चाहे वो नॉन मेटल का हो। दोनों मेटल्स, दोनों मतलब अकेले एलिमेंट को आप, अकेले एटम को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। जब उसको अलग ही नहीं कर सकेंगे तो आप एक्सपेरिमेंटली आप उसका सेंटर से लेकर लास्ट सेल तक डिस्टेंस भी नहीं बता सकेंगे। हाँ, एटम्स जब भी आपको मिलते हैं ना, तो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, इस तरह से जुड़े हुए मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात कर लूँ तो ये क्या होंगे, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़े हुए आपको मिलेंगे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे। अब हमें उसके रेडियस को निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें यहाँ से इसके दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस पता लग जाता है। इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस असल में हमारे पास कहलाता है बॉन्ड लेंथ। इसको चैप्टर 4 फर्स्ट केमिकल बॉन्ड में हम पढ़ते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं कि दो एलिमेंट जो बॉन्ड बनाकर रखे हैं उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ कहलाता है। बॉन्ड लेंथ आपको पता लग जाए तो उस बॉन्ड लेंथ को आप डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे मिसाल के तौर पर ये बॉन्ड लेंथ 10 एंगस्ट्रॉम आ गई, 10 एंगस्ट्रॉम आ गई, 2 से डिवाइड किया तो 5 इसका और 5 इसका आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, 5 इसका और 5 इसका। लेकिन दिस फार्मूला R इक्वल टू D/2, दिस फार्मूला वर्क्स ओनली फॉर homodiatomic molecules. If there is heterodiatomic molecule, then you cannot find it by using this formula. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इस तरह से होता, HCl अगर आपके पास होता, ठीक है ना, अब इस तरह से होता, तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि जब आप बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ ले लोगे और बॉन्ड लेंथ के जब तुम हाफ करोगे तो ना तो ये हाइड्रोजन की आपको बॉन्ड लेंथ वो एटॉमिक रेडियस पता लगेगा, ना क्लोरीन का पता लगेगा। इसके लिए हम अलग फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, RA+, ये एक RA कहलाता है, एक RB कहलाता है। तो ये अब यहाँ RA और RB में से कोई एक आपको पता होना चाहिए। बता मिसाल के तौर पे जैसे अब ये है, जैसे हाइड्रोजन है, अब क्लोरीन का आपको बताना है तो आपको बॉन्ड लेंथ भी पता होना चाहिए और किसी एक और एलिमेंट का भी पता होना चाहिए। अब हाइड्रोजन के कैसे पता लगेंगे, किसी और एक्सपेरिमेंट से, इस वाले एक्सपेरिमेंट से। यहाँ से हमारे पास 5 आ गया ना, अब 5 को हम यहाँ पुट कर देंगे इसके लिए। अब इस तरह से, तो फिर अगर हाइड्रोजन नहीं पता अगर आपको, तो क्लोरीन के लिए क्या करें, पहले Cl2 में से क्लोरीन का निकालें, फिर यहाँ पुट कर दें। तो ये डिफरेंट तरीका होता है। ये उस वक्त होता है जब हमारे पास क्या चीज़ मौजूद हो, जब हमारे पास हेटेरोडायटोमिक मौजूद हो, तो हम डायरेक्टली जो है बॉन्ड लेंथ को डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते। वहाँ पर हमें बॉन्ड लेंथ के अलावा किसी दूसरे एक और एलिमेंट का रेडियस पता होना ज़रूरी है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, चूँकि वो बीच में हाफ करेंगे ना उसको, तो बिल्कुल बीच से ब्रेक नहीं होगा जैसे यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, क्योंकि आइटम्स का साइज़ अलग अलग है। बात समझ आ गई। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, उसको हम न्यूमेरिकली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जी बच्चे को सवाल क्वेश्चन करें आप। बिल्कुल करता है, बिल्कुल इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज से मुराद पॉजिटिव चार्जेस, और पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है शेल्स के अंदर उनको खींचेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, तो वो श्रिंक हो जाएगा। दैट्स ऑल। लिख लिया सबने, क्लियर है, आगे बढ़ो, डन है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक सिर्फ मैं इसलिए चैप्टर कंप्लीट करने की नियत से आया भी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ ट्रेंड पढ़ाना है, इसलिए मैं स्लो ही चलूँगा, कोई मसला नहीं। एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस मैं आपको विजुलाइज करवा दे रहा हूँ कि आप देखें कि देखिए टॉप से बटन जब हम जा रहे हैं ना, तो एटॉमिक रेडियस आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है एटम्स का। क्यों बढ़ रहा है, जो कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह दूसरे ग्रुप में भी देखो, 2A ग्रुप में भी टॉप से बटन जा रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है साइज़, ठीक है। अच्छा, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि साइज़ जो है वो श्रिंक हो रहा होता है, ठीक है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, हमारे पास साइज़ श्रिंक हो रहा होता है, हो रहा है श्रिंक।
तो यहाँ 7A तक तो ये चीज़ आपको देखने में आ रही है, शेल श्रिंक हो रहा है। अच्छा, टॉप से बॉटम में बढ़ किस ले रहा है, चूंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और वो सॉरी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। और लेफ्ट से राइट पे जो है वो रिड्यूस या डिक्रीज किस लिए हो रहा है, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मतलब न्यूक्लियर चार्ज से मुराद एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 11 12 13 14 15 16 एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो श्रिंकिंग इफेक्ट की रेट हो रहा है। थोड़ा 8A ग्रुप में अगर आप जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी वहाँ पर आपको दिख रही है एटॉमिक रेडियस के वाले से, मतलब वहाँ पर हर बच्चा कोने में देख रहा होगा तो बोलेगा सर वो तो बड़े साइज़ के बाकी सबसे भी। अगर यहाँ देखोगे इधर पे ना, इधर पे 8A ग्रुप है ना, तो वहाँ पर वजह क्या होती है, वहाँ एक एक्सेप्शन है, 8A ग्रुप के एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, किस वजह से होते हैं, ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 8A ग्रुप में क्या होता है कि लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं, जैसे ना 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे हीलियम में 2 हैं, या फिर इस तरह नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। जब वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, मैक्सिमम रिपल्जन होती है। लास्ट सेल के जो लास्ट सेल और सेकंड लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ना नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से रिपल्जन होती है, रिपल्जन की वजह से साइज में बड़े हो जाता है, वो एक्सेप्शन है वहाँ पर एक उनका, ठीक है। बाकी वरना कंप्लीट एक रेगुलर बिहेवियर चल रहा है। 8A ग्रुप में क्या एक्सेप्शन मैंने बता दिया क्या है, जिसकी वजह से वो साइज़ में बड़े होते हैं, वो इस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो बाकी हर एलिमेंट को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रेंड मैंने बताया है टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट, तकरीबन लगभग हर जगह पर ये आपको सही दिख रहा है। कहीं कहीं पर अब नॉर्मलिटी आ रही होती है, हम उसको डिस्कस जहाँ तक हो सकेगा मैं डिस्कस करूँगा, जो कि एक्सेप्शंस तो होते हैं, इनऑर्गेनिक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ जहाँ जहाँ पर लगेगा मुझे बताना है, मैं बता दूँगा, ठीक है। तो उसको बाकी ये सिर्फ विजुलाइज़ कराना था, दिखाना था कि देखो किस तरह से बढ़ रहा होता है, किस तरह कम हो रहा होता है, बनाना नहीं है उसको, आपको ना ज़रूरत है आपको उसको बनाने की। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं तो आयनिक रेडियस। एक तो एटॉमिक रेडियस होता है, एक आयनिक रेडियस होता है। आयन का रेडियस, आयन किसे कहते हैं, एटम और आयन में क्या फ़र्क है भाई, चैप्टर 0 में बताया था। यस बिल्कुल, एटम पे जब चार्ज आ जाए तो फिर वो आयन है, आयनिक। अच्छा, आयंस फिर आपको पता है चार्ज आता है किस वजह से, एटम पर जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है, तो वो आयंस फिर 2 तरह किस तरह बन जाते हैं, कैटाइन और एनाइन। इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो कैटाइन बनेगा, गेन कर रहा है तो एनाइन बनेगा, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। सिंपल कॉन्सेप्ट ये तो आप जानते हैं सारे बच्चे। आयनिक रेडियस में 2 तरह के रेडियस आ सकते हैं, कैटाइनिक रेडियस, एनाइनिक रेडियस, मतलब कैटाइन का रेडियस और एनाइन का रेडियस। अगर हम Na+ की बात करेंगे तो उसका कैटाइनिक रेडियस होगा, जब हम Cl- की बात करेंगे तो उसका एनाइनिक रेडियस होगा। है दोनों आयनिक रेडियस, लेकिन आयन 2 तरह के हैं तो दोनों हम अलग अलग कर दिया, कैटाइनिक एनाइनिक रेडियस। कैटाइन पॉजिटिव आयन होता है, एनाइन नेगेटिव आयन होती है, आप जानते हैं। तो रेडियस ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। आयन का रेडियस आयनिक रेडियस कहलाएगा, एटम का रेडियस एटॉमिक रेडियस कहलाता था, सिंपल। अच्छा, इसमें जो मेन बात याद रखनी है, कैटाइन्स आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। कैटाइन्स अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं साइज में। पेरेंट एटम से मुराद जैसे कि सोडियम एक पेरेंट एटम है और उसकी कैटाइन क्या है, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव छोटा क्यों हो गया Na से, बिकॉज द शेल इज रिमूव्ड। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो शेल रिमूव हो जाएगा, और शेल के रिमूव होने से क्या हो जाएगा कि वो साइज में छोटा हो जाएगा, सिंपल। एनाइन्स आर बिगर देन देयर पेरेंट एटम। एनाइन अपने पेरेंट एटम से बड़े साइज में होते हैं। एनाइन से मुराद के Cl है और ये Cl नेगेटिव है। अच्छा, इसमें एक शेल एक शेल रिमूव हो रहा है तो उसमें एक शेल बढ़ नहीं रहा होता है। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। क्लोरीन के पास टोटल 3 शेल होते हैं, है ना भाई, क्लोरीन के पास टोटल 3 शेल होते हैं ना, 2, 8, 7, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है Kl और M शेल की। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर क्या है कि अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा ये तो थर्ड में ही लेगा ना, फोर्थ शेल तो नहीं लेगा, उसके लिए शेल बढ़ेगा तो नहीं, तो फिर आयनाइंस का रेडियस क्यों बड़ा हो जाएगा, रिपल्जन की वजह से, बिकॉज ऑफ रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे भी मैंने बताया था ना कि वहाँ पर नोबल गैसेस के अंदर एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा था, तो रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बढ़ रहा था। लास्ट सेल और सेकंड लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की जब डेंसिटी में इजाफा होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा कि रिपल्जन होगी, और रिपल्जन की वजह से क्या होगा कि वो शेल जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से एनाइंस बड़े हो जाते हैं। इसमें शेल कैटाइन इसलिए छोटा है कि एक शेल कम है, लेकिन एनाइन इसलिए बड़ा है कि रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, शेल नहीं इंक्रीज हो रहे होते उसके अंदर। ठीक है भाई, तो उसको लिखना है तो आप लिखें। ये सिंपल है, मतलब हम टेक्स्ट में भी अपने जो है इसको डिस्कस करते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे भी। तो बस ये बात याद रखें कि कैटाइंस और एनाइंस के बारे में, कि कैटाइंस अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं, एनाइंस जो है वो बड़े होते हैं अपने पेरेंट एटम से। क्यों होते हैं, तो कैटाइंस इसलिए अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं चूँकि एक शेल रिमूव हो चुका होता है, और एनाइंस इसलिए बड़े होते हैं चूँकि उसमें एक शेल बढ़ता तो नहीं है, लेकिन लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से रिपल्जन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट सेल एंड सेकंड लास्ट सेल इंक्रीज होती है। रिपल्जन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि वो आगे मतलब कि सेल एक्सटेंड करेगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना, सारी चीज़ें क्लियर है बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, आगे बढ़े।
अच्छा, आगे इसी की मतलब एक तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी, सॉरी, आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइंस एंड आयन्स। यहाँ पर इस चीज़ को विजुअलाइज करवा दे रहा हूँ मैं आपको। देखो लिथियम है, लिथियम का जो आप आयन्स देखोगे ये पेरेंट एटम है, ये लिथियम का आयन है। लिथियम का आयन छोटा, उसके पेरेंट एटम साइज नहीं लिखना है, ये कितना पिकोमीटर का है, ये जैसे पूछेंगे नहीं आपसे, जैसे पिक्चर मैंने गूगल से निकाला है तो उसमें लिखा हुआ था पहले से, तो उसमें कोई आपको साइज़ नहीं याद। जब मैं चीज़ याद करने के लिए बोलूँ बस वही याद करना है। तो लिथियम, बस ये देखोगे लिथियम पेरेंट एटम बड़ा है और कैटाइन छोटा है, पेरेंट एटम बड़ा है और कैटाइन छोटा है। यहाँ पे भी देखो बेरिलियम है, पेरेंट एटम बड़ा है, कैटाइन छोटा है, पेरेंट एटम बड़ा है, कैटाइन छोटा है। लेकिन जब एनाइन में बात करें, देखो पेरेंट एटम छोटा है, एनाइन बड़ा है, पेरेंट एटम छोटा है, एनाइन बड़ा है। रीज़न आप जानते क्यों है ना भाई, ऐसे ही होता है ना। तो हमेशा कैटाइन्स आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम एंड एनाइन्स आर बिगर देन देयर पेरेंट एटम। तो ये वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं, वैल्यूज़ में वाकई में फ़र्क हो रहा होता है। अच्छा, ये वैल्यूज़ निकालने का कोई तरीका है नहीं कि हम इसको समझ लें कि इस तरह से वैल्यू आ रही है, ये जस्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है ना। तो ये आपके लिए फिर मुश्किल है कि बिला वजह आप इसको याद ना करो। जहाँ तक चूँकि याद करने के लिए और बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊँगा, बस वो याद करना, ठीक है। समझ आ गई बात यहाँ तक? ये जस्ट विजुलाइज करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। थर्ड ट्रेंड पे आ रहे हैं, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, दैट इज कॉल्ड आईपी। ठीक है, ऐसे ऐसा करके चीज़ें मुश्किल होती हैं ट्रेंड्स के अंदर जाके। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस तो सब समझ में आ जाता है, आगे आगे मसला शुरू होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी आप कह रहे हैं। इसी को हम शॉर्ट में आईपी कह रहे होते हैं सिर्फ। इसी को नॉर्मली जब हम तेज़ी में बात कर रहे होते हैं, टीचर्स की किताबों में जब तेज़ी में कोई बात समझाई जा रही होती है तो आईपी लिख देते हैं। ठीक है, तो आईपी मीन्स दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। सबसे पहली बात तो आयनाइजेशन किसे कहते हैं? आयनाइज हो, जब एटम आयनाइज हो रहा होता तो क्या हो रहा होता है उसके साथ? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, रिमूव इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है ना। बिल्कुल, जब कोई किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो हम कहते हैं वो कि उसके अंदर आयनाइजेशन हो गई। पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। आयनाइज करने के लिए जो पोटेंशियल या कुव्वत या तवानाई या ताकत देनी पड़े, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। दैट इज सिंपल, नाम से ही पता लग रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है। किसी भी एटम को आयनाइज करने के लिए, मतलब लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी। डेफिनेशन देख लेते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे सोडियम के लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो फिर उसके लिए हमें उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जब एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन में आएगा, लोअर से हायर पे जंप करेगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है भाई? किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। ये एसआई सिस्टम में, ये सीजीएस सिस्टम, किलो जूल पर मोल में भी हो सकती है, किलो कैलोरी पर मोल में हो सकती है। एनर्जी की बात जब भी की जाती है, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो हम उस सूरत में एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, वो चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे वो बॉन्ड एनर्जी हो, चाहे वो लैटिस एनर्जी हो, चाहे वो एंथैल्पी वैल्यू हो, चाहे वो चेंज इन एंथैल्पी हो, चाहे वो वर्क डन हो, चाहे वो कोई आपके पास हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, वो कितने भी तरह के जो है वो आपके पास एनर्जी होती है, सभी किलो जूल पर मोल में शो किया जाता है। ये सभी अलग अलग डेफिनेशन सबकी है और सबकी, लेकिन सबकी यूनिट सबकी किलो जूल पर मोल ही होती है, क्योंकि वो हीट एनर्जी है। जिस तरह फिजिक्स के अंदर जब भी एनर्जी हो तो जूल लिख देते हैं डायरेक्ट। अब वो जो एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है, बहुत तरह की हो सकती है। तो यूनिट जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल ही होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा, एटॉमिक रेडियस का रिवर्स ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है, टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने की, नंबर ऑफ शेल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा होता है। जितने ज़्यादा शेल्स होंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि जब शेल बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर से दूर जाना शुरू हो जाता है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है तो उसको निकालना ज़्यादा आसान होता है बाहर से। मतलब न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच कर रखता है अपने पास। जितना करीब होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, उतना ज़्यादा क्या होगा कि वो उसके असर में होगा, उसके इन्फ्लुएंस में होगा, तो उसको निकालना उतना मुश्किल होगा। इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रिमूव। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर आपका बाहर जाते रहे, मतलब कि वो अगर आप बाहर से मुराद ये कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स शेल पे जाता रहे, तो वो अपने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर जाता रहेगा। अब न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस से दूर जाएगा, उसके अट्रैक्शन से दूर जाएगा, तो क्या होगा, उसको आराम से निकाला जा सकेगा। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतनी कम आईपी वैल्यू होगी, मतलब उतनी कम एनर्जी देकर आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये नंबर ऑफ शेल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज के।
इतना, चूंकि जब चार्ज बढ़ता है तो शेल श्रिंक होता है, जब चार्ज बढ़ेगा तो शेल श्रिंक होगा, शेल श्रिंक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आएंगे तो फिर उनको निकालना मुश्किल होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, श्रिंकिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना मुश्किल होता चला जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस तो कम हो रहा होता है मैग्नेटिक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, लेकिन साथ में आईपी वैल्यू बढ़ रही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। डाउन द ग्रुप आईपी डिक्रीज, जब डाउन पे जाएंगे तो आईपी डिक्रीज क्यों होगा भाई? चूंकि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। एंड अलॉन्ग द पीरियड आईपी इंक्रीज, अलॉन्ग द पीरियड मतलब अगर जब हम पीरियड पे सीधा जाते रहेंगे तो आईपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही होती है? लेफ्ट से राइट जाते हुए, चूँकि यस चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से आईपी वैल्यू बढ़ रही होती है, शेल श्रिंक हो रहा होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये पॉइंट देखें, फर्स्ट आईपी इज लेस देन सेकंड आईपी इज लेस देन थर्ड आईपी। फर्स्ट आईपी कम होती है सेकंड आईपी से, और सेकंड आईपी कम होती है थर्ड आईपी से। फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या मुराद होता है? कभी कभार हमारे पास ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा, जिनके लास्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज टू से कि जब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की बात करें, जब हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के फर्स्ट शेल पे जब आप देखोगे तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकंड शेल पे जब आप देखोगे तो देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 + 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स राइट नाउ। देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ द थर्ड शेल, एंड 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज एक्चुअली एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये हमने जो है वो एल्यूमिनियम का एटम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब जब एल्यूमिनियम के एटम को जब आप ड्रॉ करें, उसको देखें, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में हैं। ये इलेक्ट्रॉन 1, ये इलेक्ट्रॉन 2, ये इलेक्ट्रॉन 3, एक एक करके तीनों बाहर निकल सकते हैं। जब एल्यूमिनियम +3 जनरेट होता था, 1 by 1 जनरेट होता है। पहले +1 बनता है, फिर एल्यूमिनियम +2 होता है, फिर +3 जाकर जनरेट होता है। तो ये जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आईपी देनी पड़े, उसको लोग बोलेंगे फर्स्ट आईपी। सेकंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल देनी पड़े, उसको हम लोग बोलेंगे सेकंड आईपी। और थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल देना पड़े, उसको हम लोग बोलेंगे थर्ड आईपी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आईपी, तीनों आईपी हो सकते हैं इसके लिए। अब ये देखना है कि कौन सी आईपी वैल्यू ज़्यादा, क्या तीनों बराबर होगी? तो बराबर नहीं होगी, तीनों याद रखना है। अब इसको ज़रा कॉमन सेंस इसको समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाला, उसको आपने कोई भी एनर्जी दे दी, लेट्स से कि 100 दे दी, 100 किलो जूल पर मोल दे दी आपने उसको एनर्जी, फर्स्ट को बाहर निकालने के लिए 100। अब जब हम सेकंड पे जाएंगे, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो क्या होगा? रिपल्जन कम हो जाएगी लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल के बीच में। जब रिपल्जन कम होगी तो क्या होगा? शेल करीब आ जाएंगे थोड़े से। अब ये शेल जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद थोड़ा सा न्यूक्लियस से करीब हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस से करीब हो जाएगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको अब सेकंड जो आईपी, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम देंगे 200 जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, मतलब मान लिया कुछ भी। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो और कम रिपल्जन हो गई, तो और करीब आ जाएगा ये न्यूक्लियस के। अब थर्ड वाले को निकालना होगा इलेक्ट्रॉन, तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरे वाले से भी, तो ये हमें देना पड़ेगा 300 किलो जूल पर मोल। तो इससे ये साबित हुआ कि फर्स्ट आईपी कम होता है सेकंड आईपी से, और सेकंड आईपी कम होता है थर्ड आईपी से। बात समझ में आ रही है? क्यों? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे मैग्नीशियम में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आईपी हो सकती है, लास्ट सेल में 2 उसके होते हैं। एल्यूमिनियम में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो सकती है। अल्कली मेटल्स के अंदर लिथियम सोडियम में सिर्फ फर्स्ट आईपी होगी, जिसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सही है? तो ये बात उसको याद रखनी है जहन में कि ये चीज़ के हमेशा याद रखिएगा। पहले इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है, उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन निकालता है मुश्किल से मुश्किल होता जाता है, बिकॉज शेल श्रिंक होता रहता है कि इलेक्ट्रॉन करने के बाद। और शेल श्रिंक क्यों होता है? बिकॉज रिपल्जन डाउन हो रही होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ जहन में रखना है, चूँकि आप काफ़ी लंबे टाइम तक मैं ये बातें करता ही रहूँगा, और एक ही तरह की बातों को हम घुमा रहे होंगे। ग्रुप ट्रेंड इसलिए मसला करता है स्टूडेंट्स के माइंड में जाकर, एक ही तरह की बातें आगे पीछे बार बार हो रही होती हैं। जो फर्स्ट एटॉमिक रेडियस पढ़ा है ना, उसी से ट्रेंड निकालते हुए आखिरी तक चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन मेटल्स जनरली हैव हाई आईपी वैल्यूज व्हाइल मेटल्स हैव लो आईपी वैल्यूज। जस्ट एक जर्नल एक बात याद रखें कि नॉन मेटल्स की आईपी वैल्यू हाई होती है। नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को इतने आराम से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि उनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं ना। नॉन मेटल्स ज़्यादातर कहाँ आते हैं? पी ब्लॉक में। लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। तो क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा, यहाँ पर इसको जब हम बात करेंगे ना, तो अच्छा यहाँ पर नॉन मेटल्स की हाई आईपी वैल्यू होती है। चूँकि यहाँ पर हम देखें तो ग्रुप ट्रेंड के लास्ट से बात करेंगे, चूँकि वो क्या होता है, नॉन मेटल्स सारे राइट साइड पे होते हैं। जब राइट साइड पे होते हैं सारे, तो उनकी हाई आईपी वैल्यूज़ हो रही होती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो शेल श्रिंकिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उनकी हाई आईपी वैल्यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है नॉन मेटल्स की। इससे नॉन मेटल बजाय इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
तो ये दे ऑल टेंड टू गेट इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा बचपन से आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन खींचते ही हैं, अपने पास लेते ही हैं, देते नहीं है कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन। जबकि मेटल्स की जब बात की जाती है तो उनकी आईपी वैल्यू लो होती है, हल्के से इसको आप क्या करो कि आप एनर्जी प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है अपना। इसलिए मेटल्स ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम सब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे होते हैं, आपने देखा है मेटल्स। आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो इसमें यही कंडीशन होती है कि मेटल्स की जो आईपी है लो होनी चाहिए, जबकि नॉन मेटल की आईपी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन कर लेता है, तो आयनिक बॉन्ड बन जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो एट नॉन मेटल्स की हाई आईपी वैल्यूज़ होती है और मेटल्स की लो होती है। ये बात जनरल बात याद रखनी है, वैल्यूज़ नहीं याद करनी है सारी, बस ये याद रखना है कि हाई किसकी होती है, लो किसकी होती है। एक्सेप्शन देख लें। एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक एक्सेप्शन बता रहा हूँ, नाइट्रोजन हैज़ ग्रेटर आईपी देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की आईपी वैल्यू ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना भाई। सो दिस शुड नॉट बी पॉसिबल, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक मिनट देखता हूँ आगे, शायद अगर प्रोडक्ट टेबल है तो दिख जाएगा। यस यहाँ पे है, यहाँ पे। चलिए इस एक्सेप्शन को बता दूँ, ठीक है। ये हमारे पास आईपी वैल्यूज़ हैं डिफरेंट, याद ही नहीं करनी है वैल्यूज़, कोई भी याद नहीं रखनी है आपको, ये जस्ट मैं आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। ये सारे वैल्यूज़ ना मुझे भी याद नहीं है, एक दो भी याद नहीं होंगे मुझे तो सारी में, तो आपको भी याद करने की जरूरत नहीं कि बैठ के सब पॉइंट में याद कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर ये आपके वैल्यू याद करनी होती है जो आप लिखा रहे हो, तो मैं जिस वैल्यू को बोलूँ, या अभी तक मैंने कोई वैल्यू याद करने नहीं बोली फिलहाल, राइट में जब बोलूँगा तो याद करना, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ याद नहीं करनी है आपको पूरे एक वक्त, जब आप टेस्ट में बैठोगे तो आपके 8 चैप्टर फर्स्ट ईयर्स हैं, 11 चैप्टर सेकंड ईयर्स हैं, वो सब लेके दिमाग में बैठना पड़ेगा। तो एक टॉपिक इतने सारे वैल्यूज याद करोगे तो बाकी सारे दिमाग में कहाँ रखोगे। तो बेहतर है कि आप जो वही चीज़, हाँ जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस, ये देखो ये रेफरेंस वैल्यूज़ होती हैं, हर चीज़ की एक वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यूज़ कहलाते हैं। साइंटिस्ट भी जब बैठता है ना रिसर्च करने के लिए तो वो भी खोलता है रेफरेंस को, देखता है, उसके बाद वो कोई चीज़ कर रहा हो तो उसको भी याद नहीं होता है। ये रेफरेंस है साइंटिस्ट लोगों के लिए कि वो इसको देखते हुए काम करें, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं कि आप उसको याद करें। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है ना, इसको कोई तरीका नहीं है ना कि हम इसको बता दें उसके ये वैल्यू इसलिए आ रही, समझ मेरी बात। अगर तरीका होता तो मैं आपको बता देता, ये सब एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पर अगर, अच्छा मैंने जानबूझ के, जब विदा इसके भी होता है, अगर आप प्रोडक्ट टेबल देखेंगे तो उसमें नहीं लिखा होता है वैल्यू, जस्ट ये पता होता है कि टॉप से बॉटम देखा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। वैसे टॉप से बॉटम आईपी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगी। इस तरह लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। तो बिल्कुल आपको इंक्रीज होती है, दिख रही है, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो 520, 899, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक दो जगह पर अब नॉर्मलिटी आ रही है, दो जगह पर आ रही है, एक आपको इन दो में दिख रहा है 899 और 800, बताऊंगा थोड़ी देर बाद इसको भी। 1086 क्लियर है भाई, 140 सही है। अब यहाँ पर है 1313 आ गया, 1681 क्लियर है, 2080 क्लियर है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि दो जगह पर नॉर्मलिटी है, 5A और 6A ग्रुप में और 2A और 3A ग्रुप में, ठीक है। बाकी सब जगह सेट है आई थिंक, और तो कहीं अब नॉर्मलिटी नहीं दिख रही है। फॉस्फोरस और सल्फर नहीं, फर्स्ट पीरियड, इस पीरियड की बात कर ले रहा हूँ फिलहाल। यहाँ फॉस्फोरस सल्फर में, हाँ तो सेम वही है ना, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि कंप्लीट 5A और 6A में अब नॉर्मलिटी दिख रही है, कंप्लीट 5 और कंप्लीट 6A में दिख रही है, ग्रुप की तरह से याद रखो उसको। वैसे फर्स्ट टाइम में रीज़न आते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हवाले से, लेकिन आप पूरे ग्रुप के हवाले से इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखो वजह क्या है, 5A ग्रुप की आईपी वैल्यूज़ के ज़्यादा होने की, नाइट्रोजन की आईपी वैल्यू के ज़्यादा होने की, अगर चाहिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बढ़नी चाहिए, तो डिक्रीज हो जा रही है, ट्रेंड के उलट काम हो रहा है, अब नॉर्मलिटी आ जा रही है। देखो 5A की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप करोगे ना, ये आपके पास आएगा NH2NP3, ऐसे ही आता है NH2NP3। NP3 का मतलब ये होता है कि PX1, PY1 और PZ1, ऐसे ही ना। तो P पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जब ये P3 हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है। ये याद करिए कि जो स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है ना केमिस्ट्री के अंदर, या तो वो फुल फील्ड होती है या तो वो हाफ फील्ड होती है, ठीक है। तो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन भी क्या कर देता है, ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन भी किसी भी एटम को बना देता है स्टेबल, और जब कोई एटम स्टेबल हो जाता है तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन इतना आराम से नहीं निकलता है, स्टेबल हो गया ना, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज़ करेगा अपना। तो 5A ग्रुप के फैमिली के
हाफ शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि ये सारे के सारे स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन इतने आराम से नहीं निकल पाता। दैट्स वाई इनकी आईपी वैल्यू एक्सेप्शनली हाई होती है 6 से ग्रुप से। ठीक है, वो समझ में आ गया क्या वजह, क्या रीज़न है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। 5A के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 5A पे आकर हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हमारे पास पी की आ जा रही है। अब यहाँ पर आ जाओ 2A और 3A में ऐसा क्यों मामला चल रहा है भाई। 2A में देखें सबकी वैल्यू ज़्यादा है, 3A में कम है। तो यहाँ क्या है NS2 और ये क्या है NS2 NP1, ऐसा ही है। अब NS2 है तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, फुल फिल्ड हो गया। तो मैंने बताया ना हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो, दोनों सूरतों में कन्फिग्रेशन स्टेबल होता है। तो ये क्या है कि हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से जो कि NS2 पे इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों फिल हो गए। इसकी वजह से क्या है कि 2A ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्टेबल है 3A ग्रुप से। दैट्स वाई 2A ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है, 3A ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स इससे ईजिली निकल जाते हैं। तो जो स्टेबिलिटी का मामला 2 और 3 में है वही मामला 5 और 6 ग्रुप में, वहाँ हाफ फील्ड के लिए, यहाँ फुल फील्ड के लिए। बस समझ में आ गया क्या एक्सेप्शन है, रीज़न क्या है। आईपी वैल्यू लेफ्ट से राइट हमेशा इंक्रीज ही होती है, लेकिन 2 जगह पर डिक्रीज क्यों हो जा रही है वो मैं बता रहा हूँ, क्या वजह है उसके पीछे। ठीक है, तो 5A 6A तो हमारी सिंध बोर्ड भी बताती है ये फर्स्ट ईयर में ऐसा क्यों होता है। ये सिंध बोर्ड में नहीं होता 2A 3A का एक्सेप्शन, तो ये आप याद रख लें। तो इसी तरह से बैक में अगर हम जाएं तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि नाइट्रोजन हैज़ ग्रेटर आईपी देन ऑक्सीजन, वजह आप समझ गए क्यों। एंड 2A ग्रुप हैज़ ग्रेटर आईपी देन 3A। 2A की आईपी वैल्यू ज़्यादा होती है 3A से। बोरोन है ना, मतलब बेरिलियम फैमिली जो एल्कलीन अर्थ मेटल बोरोन फैमिली से ज़्यादा आईपी रखते हैं बिकॉज ऑफ फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो एज पर 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। सही है। लास्ट पॉइंट है लोअर द आईपी ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जितना ज़्यादा आईपी वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा मेटल रिएक्टिव होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। टॉप से बॉटम जा रहे हैं अल्कली में, एस ब्लॉक में टॉप से बॉटम जाते हैं, आईपी वैल्यू डाउन होती है। आईपी वैल्यू डाउन होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए लिथियम से ज़्यादा सोडियम रिएक्टिव होगा, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव होगा, पोटेशियम से ज़्यादा रिएक्टिव रुबिडियम होगा, रुबिडियम से ज़्यादा रिएक्टिव सीजियम होगा। ठीक है, चूँकि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता चला जाता है। तो आईपी वैल्यू और रिएक्टिविटी आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, समझो। क्योंकि जितनी ज़्यादा आईपी होगी ना उतनी कम रिएक्टिविटी हो जाएगी मेटल्स की बात जब हम करें तो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ में आ गए, सारे पॉइंट समझ में आ गए। कुछ लिखना है आपको इसमें से, सब चीज़ें जो चीज़ें पता नहीं थी बस उसको आप लिख लें कि कुछ चीज़ें न्यू थी आपके लिए, जो भी। आगे बढ़े। ठीक है, तो ये तो रिएक्टिविटी, ये लास्ट पॉइंट। तो देखें लोअर द आईपी ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जितनी ज़्यादा कह लो कि आईपी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा, जितनी कम आईपी वैल्यू उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। देखो मेटल्स जो है वो रिएक्शन करने के, मेटल्स की रिएक्टिविटी कब होती है, मेटल्स कब रिएक्शन करते हैं। मेटल्स नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटल्स नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, बल्कि हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं रिएक्शन करने के लिए। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा होता है आयनिक बॉन्ड। एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को ट्रांसफर कर रहा होता है। जितने आराम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, जितने आराम से एक मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, उतनी तेज़ी के साथ रिएक्शन फास्टर वेपर हो जाता है। ठीक है, अब अगर किसी मेटल की आईपी वैल्यू ज़्यादा है, हाई आईपी वैल्यू है, तो दैट सी बात है आईपी वैल्यू हाई है तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ही नहीं सकता। जब नहीं इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर सकेगा तो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकते इतने आराम से, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाएगी। यही अगर आईपी वैल्यू कम है किसी की, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आराम से कम एनर्जी देकर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। तो उससे क्या होगा कि रिएक्टिव तेज़ हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी। इस तरह NaCl से ज़्यादा, Na और Cl के रिएक्शन से ज़्यादा जो है वो अगर हम पोटेशियम की क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे वो ज़्यादा फास्ट होगा NaCl के रिएक्शन से। सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन इतना फास्ट नहीं हो सकता जितना पोटेशियम का होता है, जो कि पोटेशियम की आईपी वैल्यू कम होती है सोडियम से, जो कि वो डाउन पे होता है, नीचे होता है वो। बस समझ में आ रही है। इसको आप अलग अलग तरह के एग्जाम्पल में रखकर खुद ही सोच सकते हैं, आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं ग्रुप ट्रेंड की तरफ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको देखते हैं तो इसके बारे में ट्रेंड देखते हैं। ई है, अभी तक सारे ट्रेंड क्लियर हो रहे हैं ना, सारे ट्रेंड बिल्कुल क्लियर एकदम। आखिरी बार पढ़ लें जिंदगी में ट्रेंड्स का, मैं फिर बता रहा हूँ, उसके बाद ट्रेंड नहीं पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें कभी भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, जिसको हम शॉर्ट में कह रहे थे, लिखा हुआ था EA। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी असल में एक एनर्जी ही है।
और ये IP का रिवर्स होता है, बट ये थोड़ा सा टिपिकल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, इट इज़ समहाउ मोर कॉम्प्लेक्स देन, इट इज़ समहाउ मोर मतलब कि कह लो ना डिफ़िकल्ट देन जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है उसको। मतलब देखो क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द लास्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसी भी एटम के लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन, जिससे पहले IP पढ़ा था, IP क्या था, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो IP है। इसका उलट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब लास्ट सेल में हम इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। जब वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट याद रखिएगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना, अगर इलेक्ट्रॉन अगर एंटर हो रहा है लास्ट सेल में तो उसमें आपको एनर्जी मिले। कभी कभार एनर्जी आपको देनी पड़ती है लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए। तो दोनों चीज़ें हैं। हमारी किताबों में सिंध बोर्ड में क्या होता है नॉर्मली कि वो हमेशा सिर्फ रिलीज़ की बात करता है, लेकिन जब फेडरल और पंजाब बोर्ड को आप उठाएंगे तो वहाँ ऑब्जॉर्ब भी हो रहा होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये रियल कॉन्सेप्ट अगरचे यही है कि एब्जॉर्ब भी होता है समटाइम्स। तो मैं बताऊँगा कैसे। तो एनर्जी रिलीज़ हो या एब्जॉर्ब हो जब इलेक्ट्रॉन एंटर हो, किसमें भाई, लास्ट सेल में ऑफ एन एटम। ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब यहाँ पर फर्स्ट EA इज़ मोस्टली नेगेटिव। फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना वो मोस्टली नेगेटिव ही होती है, ज़्यादातर वो नेगेटिव होती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें किसी भी उसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होने पर एनर्जी जाए, जैसा कि हम कोई भी एटम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में जो है वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और प्लस हीट एनर्जी निकलेगी। ठीक है जी, तो जो हीट एनर्जी निकलेगी रिलीज़ हो रही है उसमें, दैट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डेल्टा H की वैल्यू, अच्छा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब कि एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक की हीट जो है उसके अंदर रिलीज़ होगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादातर उसमें रिलीज़ ही हो रही होती है, मोस्टली ज़्यादातर, कुछ में नहीं भी होती है, वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव ही होती है। बट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसको याद रखना है। दूसरी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मिसाल के तौर पे आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कराना चाहे तो इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं होगा इस ऑक्सीजन पर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो एंटर हो गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं होगा इसके अंदर। क्यों एंटर नहीं होगा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक आपने इसमें डाल दिया होगा ना तो क्या हो गया, क्राउडिंग हो जाएगी उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी उसके अंदर ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रिपल्जन क्रिएट करेगा अगले इलेक्ट्रॉन आने वाले के लिए। जब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये रिपल्जन करता है, फेंकता है उसको बाहर, करनी पड़ती है, तब जाकर ये ऑक्सीजन क्या करता है कि अगला इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, -2 बन जाता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये तो आपने देखा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर हीट एनर्जी दे रहे हो। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्टली नेगेटिव होता है। सेकंड क्या, हीट रिलीज नहीं होगी कि फर्स्ट वाले में तो रिलीज हो रही है, सेकंड वाले में अब्जॉर्ब हो रही है। ये तो देखो ना, नेगेटिव आ गया ना। नेगेटिव से मुराद क्या है? नेगेटिव से मुराद है एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव से मुराद एंडोथर्मिक। तो ये वाला रिलीज हो रही है, वाली अब्जॉर्ब हो रही है। समझ गए? तो पहला IP मोस्टली नेगेटिव होता है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा ना तो वो रिपल्जन करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो आपको हीट देकर वो इलेक्ट्रॉन एंटर करना पड़ेगा। तो याद रखिए, इसलिए मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब एनर्जी रिलीज होना नहीं होता, हमेशा एब्जॉर्ब भी हो सकता है जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बाकी जो ट्रेंड आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी का होता है वही ट्रेंड आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे IP डिक्रीज हो रही होती है, और लेफ्ट से राइट जब जाता है तो इंक्रीज हो रही होती है, जैसे IP इंक्रीज हो रही होती है। सेम ट्रेंड है। 3 एक्सेप्शंस हैं, वो देखना है यहाँ पर। ठीक है, 3 एक्सेप्शंस के बारे में बात करूँगा कि क्या है वो एक्सेप्शंस, उसको समझना है। मैंने खुद ही अपने तौर पर ये पूरा जो है ना, मतलब इसको मैंने पूरा रिव्यू करके, चूँकि इससे पहले जो ये मेरा लेक्चर था पूरा बना हुआ था, तो वो मैंने सिंध बोर्ड से बनाया हुआ था कम्प्लीटली। तो कल जो है वो मैंने कंप्लीट लेक्चर को रिव्यू का फेडरल पंजाब की बुक सामने रखी, और उसके लास्ट जो चीज़ें मुझे लगी सिंप्लीफाइड वे पर, वो मैंने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। सिंप्लीफाइड वे पर, सिंपल वे पर, वरना वो सारी मतलब आपको तक एक्स्ट्रा की किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कि आप उसको यूज़ करो।
यहाँ से आप उसको देखो, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि मैं 3 किताबें आपको फेडरल, पंजाब बोर्ड और इस तरह से सिंध बोर्ड तीनों एक साथ पढ़ा रहा हूँ, मिलाकर उसको कॉमन चीज़ें उसकी, तो थोड़ा सा लगता है मुश्किल क्योंकि सिंध बोर्ड में इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं होती है चीज़ें। एक्सेप्शन है 3 एक्सेप्शन, एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3। एक्सेप्शन 1 है 8A ग्रुप एलिमेंट्स हैव 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, स्टेबल होते हैं, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही कंप्लीट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूसरा लेते ही नहीं है वो। तो फिर एक्सेप्शन ये होता है कि लेफ्ट से राइट हमेशा इंक्रीज हो रही है ना, लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रही है, तो 8A के तो हाईएस्ट होनी चाहिए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, लेकिन 8A की 0 होती है। वजह क्या होती है? जो कि इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल कंप्लीट होता है, उसका इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। सेकंड, फर्स्ट A की ज़्यादा होती है 2A से, 1A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है 2A से। अब 1A की 2A से ज़्यादा क्यों होती है? सिंपल बात है, 2A में क्या होता है? 2A NS2 होता है ना भाई, सिंपल है ना, NS2 होता है, ये NS1, तो ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। इस वजह से क्या होता है कि 1A इज़ ग्रेटर दैन 2A, तो 1A की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है 2A से, क्योंकि 2A इलेक्ट्रॉन्स को आराम से गेन नहीं करता है, 1A आराम से गेन कर लेता है, 2A नहीं करता, स्टेबल होने की वजह से। 4A और 5A का मामला सेम, ये स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन की 4A की ज़्यादा होती है 5A से, क्योंकि 5A स्टेबल होता है, 4A अनस्टेबल होता है। इस तरह 7A और 8A में 7A की ज़्यादा होती है 8A से, क्योंकि 8A तो फुल फिल्ड होता है, हाईली स्टेबल होता है, तो 7A की इसलिए ज़्यादा होती है, क्योंकि 8A की जो 0 होती है, अभी ऊपर बता दिया ना क्यों 0 होती है, जो कि फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन है। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बढ़ ही रही होती है ना, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है, लेकिन कुछ जगहों पर डिक्रीज भी हो जाती है लेफ्ट से राइट जाते हुए, 1A और 2A के मामले में, 4A और 5A में, और 7A और 8A में, 3 जगह पर एक्सेप्शन आ रहा होता है। मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल, जब हम शायद आगे आएगा चार्ट मैं दिखाऊंगा, तो उसमें क्या होगा कि मतलब होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट में इंक्रीज होना चाहिए, तो डिक्रीज होगा पहले, फिर इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद बीच में सही ट्रेंड चलेगा, देन आगे जाकर एक ग्रुप के बाद दोबारा से एबनॉर्मलिटी आएगी, फिर आगे सही ट्रेंड चलेगा एक ग्रुप तक, फिर दोबारा एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 जगह एबनॉर्मलिटी आ रही होती है, 1A 2A में, 4A 5A में, 7A 8A में। 1A 2A में फुल फील्ड कन्फिग्रेशन का मामला है, 4A 5A में हाफ फील्ड का है, और 7A 8A में फुल फील्ड का है। 1A 2A में एस ऑर्बिटल के फुल फील्ड का मामला है, इसमें p ऑर्बिटल के फुल फील्ड का मामला है, और बीच में p ऑर्बिटल के हाफ फील्ड का मामला है। ये सब समझ सकते हो ना, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसके, कन्फिग्रेशन आप जानते हो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन नंबर 2 था हमारे पास कि कहाँ पर एक्सेप्शन दिखने में आती है। ये चीज़ डाउन द ग्रुप, मैंने बताया ना, आईपी वैल्यू जिस तरह से आईपी डाउन जाने पे डिक्रीज होती है ना, उस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है वो डाउन जाने पे जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। सेम, बस आप उसको सेम तरह से याद रख लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आईपी ये दोनों की सेम ट्रेंड है। ठीक है, इस पर हम डिस्कशन वो नहीं करेंगे ना, जो कि थोड़ी सी मुश्किल बात है, रिलीज एब्जॉर्ब दोनों ही हो रही होती है एनर्जी उसके अंदर, तो उसमें उस तरह के फैक्टर्स को डिस्कस नहीं कर रहा मैं फिलहाल। एक्सेप्शन नंबर 3 के बाद जब 6 से तो नॉर्मल ट्रेंड चलाएगा ना, 6 से तो वो नॉर्मल ट्रेंड चलाएगा कि 5A से ज़्यादा ही होगी 6A की, इंक्रीज़ की तरफ जा रहे, डिक्रीज़ की तरफ नहीं जा रही है। जो घर जाकर थोड़ा डिटेल में समझना जाके ना, ठंडे सांस लेगा तो समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। जो वेब्स पे जाऊँगा तो समझ में फिर भी आ जाएगा, 2 मिनट बोलूँगा उस पर तो, लेकिन वो चीज़ जब सामने पीरियोडिक टेबल रखोगे और रखना, उसमें चार्ट लगाना, उसमें वो ट्रेंड बनाना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मैं अभी उसको पूरा बना नहीं रहा, समझ गया इसको, अगर आगे पीरियोडिक टेबल तो दिखा दूँगा, वरना वो चीज़ समझ में आ जाए वाली है। ठीक है, जो कि बता चुका हूँ मैं 4A यहाँ 4A 5A में, तो पिछले बार तो 5A 6A में आपने बताया था, तो वहाँ पर क्या था कि उधर पर जो ट्रेंड आ रहा था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिहाज से चेंज आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर 4A और 5A में किस वजह से चेंज आएगा कि 4A की कम होगी और 5A की ज़्यादा होगी, जो कि 5A की इसलिए इंक्रीज करो, 4A और 5A में क्या होगा कि 5A की इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, 1A कम होगी, 4A की ज़्यादा होगी 5A से, जो कि 5A स्टेबल होगा, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं है, 4A ले लेगा इलेक्ट्रॉन आराम से। समझ रहे बात मेरी क्या बता रहा हूँ? तो मतलब इसको मैं बता चुका हूँ, उसको उसी अंदाज से देखना है जिस तरह से आईपी वैल्यू में तुमने किया था ना, इसमें उससे वही वाला रूल इसमें अप्लाई कर देना। एक्सेप्शन नंबर 3 है, थर्ड एक्सेप्शन है अलोंग द पीरियड, टॉप से बॉटम। मैंने बताया टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा भाई, टॉप से बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। तो अगर हेलोजेंस की बात करेंगे तो हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस होते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए कि फ्लोरीन तो टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टॉप से बॉटम में डिक्रीज हो रही है, ज़्यादा से कम हो रही है, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होगी ब्रोमीन के, ब्रोमीन से ज़्यादा होगी आयोडीन से। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट यहाँ पर भी थोड़ा 7A ग्रुप में मामला चलता है, यहाँ पर ये ट्रेंड नहीं होता, यहाँ पर ये ट्रेंड होता है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन से ज़्यादा होती है आयोडीन की। मतलब हम चाहते हैं कि सर ये फ्लोरीन तो यहाँ शुरू में आना चाहिए था, ये ऐसा क्यों है कि ब्रोमीन से ज़्यादा फ्लोरीन की हो जा रही है?
ब्रोमीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से। ब्रोमीन के ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो कि जब हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो डिक्रीज़ हो रही है, सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन की होना चाहिए, तो बिल्कुल स्टार्ट में होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? आगे मैंने रीज़न लगाया है कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज एंड क्लाउड ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन इन लार्ज शेल ऑफ F रिपल्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का क्या होता है? स्मॉल साइज होता है, सिर्फ 2 शेल उसके पास होते हैं और लार्ज शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो रिपल कर रहा होता है अपनी तरफ, स्मॉल साइज़ की वजह से, लार्ज शेल में 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को आराम से ले नहीं पाता, आराम से फ्लोरीन नहीं गेट करता। क्लोरीन उससे ज़्यादा आराम से गेन कर लेता है, ब्रोमीन भी आराम से गेट कर लेता है, उसके बाद फिर फ्लोरीन की बारी आती है इलेक्ट्रॉन को गेट करने की। नॉर्मल जहन में ये चीज़ होती है ना कि फ्लोरीन बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन को गेट कर सकेगा, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, क्यों? चूँकि उसके लार्ज शेल में मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से गेट कर लेगा। लेकिन ऐसा होता है कि फ्लोरीन से ज़्यादा ईजिली क्लोरीन उसको गेट कर पाता है, ब्रोमीन उसके बाद, देन उसके बाद फ्लोरीन की वैल्यू आती है। फ्लोरीन की क्यों का इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम है? चूँकि स्मॉल साइज़ है, छोटे साइज़ का है, 7 इलेक्ट्रॉन का मामला नहीं है सिर्फ, 7 इलेक्ट्रॉन तो बाकी के भी हैं, तो वो रिपल्जन क्यों नहीं कर रहा है? तो 7 इलेक्ट्रॉन भी और साथ में साइज़ भी कम है, जिसकी वजह से फ्लोरीन इतने आराम से इलेक्ट्रॉन को गेट नहीं करता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लो हो जाती है, हाई नहीं होती है। ये एक एक्सेप्शन है जो फेडरल बोर्ड की बुक में है, कराची बोर्ड में ये सब नहीं आता, सिंध बोर्ड में, ठीक है। तो ये तो कोई बहुत टिपिकल चीज़ है ना, इतना हम तो टॉप से बॉटम लेफ्ट से राइट डिस्कस करते हैं बस, और कुछ नहीं, एक्सेप्शंस की तरफ नहीं आते, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं कि लेफ्ट से राइट जाने में डिक्रीज़, और लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं अलॉन्ग द पीरियड तो इंक्रीज़ हो रही है, टॉप से बॉटम डिक्रीज़ हो रही है। लेफ्ट से राइट जाते हुए इंक्रीज़ करते हुए एक्सेप्शन यहाँ पे ये आ रहा है, 3 जगह पर एक्सेप्शन आ रहा है, और टॉप से बॉटम जब जा रहे हैं तो एक्सेप्शन 7A में आ रहा है, फ्लोरीन में सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। फ्लोरीन पे क्यों आ रहा है मैंने बता दिया, रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन गेट नहीं कर पाता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू में। क्लियर है यहाँ तक? बोले बिल्कुल करता है। स्टेबल जब बॉन्ड बना लेता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है, बॉन्ड बनाने पर एनर्जी रिलीज़ होती है, आयनाइजेशन पर नहीं होती है। सही, क्लियर है भाई? सारी चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़े। तो मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी तमाम ट्रेंड्स से, इसलिए इसको पढ़ते भी नहीं हम इंटर में बहुत ज़्यादा, सिंध बोर्ड में ज़्यादा बातें नहीं होती उसके बारे में, IP एटॉमिक रेडियस तो बहुत होता है, उसके बारे में कम लिखा होता है क्योंकि मुश्किल बड़ा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा एक रुक जाओ, ट्रेंड भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में, ट्रेंड आ गया, लिखना है तो लिख लें इसको। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, ये बड़ा ये सवाल ये है, मेरे जहन में भी आया जब मैं इसको रीड आउट कर रहा था, तो मैंने ये बोला कि भाई फ्लोरीन के बारे में ये है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है 4.0, मतलब इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी उसके सबसे ज़्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जहाँ तक हमने पढ़ा है। अभी हम आगे आएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, तो वहाँ पर ये बात मैं आपको फिर बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है। अब अगर फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो, अच्छा हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से जोड़ रहे होते हैं, इन दोनों को साथ में हम कंबाइन नहीं कर सकते, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ अलग हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। असल में जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है ना वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताता है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सिर्फ ये बताता है कि कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर अब इस लिहाज से देखा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन है क्लोरीन ब्रोमीन से, लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन और ब्रोमीन से ज़्यादा होता है, क्योंकि इन दोनों का आपस में उस तरह से रिलेशन नहीं जैसे हम लोग अपने माइंड में सोच रहे होते हैं, समझ गए। इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादातर वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही बताते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना सिर्फ ये बताते हैं कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आने पर जो एनर्जी रिलीज होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर ले भी लेता है ना फ्लोरीन तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ नहीं कर रहा होता, कम एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है, रिपल ज़्यादा कर रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेता सबसे पहले यही है, लेकिन जब ले लेगा तो एनर्जी रिलीज़ कम करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन है, लेकिन लेगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। समझ गए बात? उसको मिक्स नहीं करना आप, वरना नॉर्मली मेरे जहन में भी कल जब मैं उसको लिख रहा था, यहाँ पर ये लाइन लिख रहा था, तो मेरे जहन में आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी तो ऐसा ही मामला है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो ज़्यादा ही होता है, जैसे तुमने अभी सोचा यहाँ पर। तो फिर मैंने जब डिटेल में इस पर रिसर्च किया तो ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत, और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बस ये है कि लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों सेम कंपेरिजन में आ जाए। क्लियर है बात समझ आ रही है? तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना। एक अच्छा सवाल था और एक मुश्किल सवाल भी था, क्योंकि मैं खुद फंस गया था इसमें, जब मैं अगर मैं कल नहीं पढ़ता इसको तो मैं बता भी नहीं पाता आपको ये। जी 1A और 2A में से 1A 2A में से ज़्यादा स्टेबल आप देखेंगे ना कौन होगा। अच्छा यहाँ पर एक जहन में आपके जहन में ये चल रहा है यहाँ पर कि ये हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड है, तो दोनों के दोनों स्टेबल होने चाहिए। तो
स्टेबिलिटी याद रखिएगा, पी एस ब्लॉक के अंदर हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ पी और डी में होती है हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी। S1 है ना, तो ये स्टेबल नहीं होता, S1 ये अनस्टेबल ही रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल सिर्फ 2 है, सिर्फ पी और डी में होता है ना, पी में 3 आ जाए और डी में 5 आ जाए तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन एस में आने पर स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, बस बात समझ में आ गई, क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा देखो, ये जो सारे ट्रेंड है ना, अब ये जो भी बताया, अब देखो ये सामने पीरियोडिक टेबल पे आपको दिखाता हूँ जो कुछ अभी आपने देखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। देखो 1 है, मैंने बताया था 1A में आए, फिर 2A में आए। देखो 2A में जब हम जाते हैं -60 है, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सही है। अब इसकी एबनॉर्मलिटी भी चेक करते हैं, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, डिक्रीज हो रही है, सही है, क्लियर है, ये तो सही है, 1A ग्रुप में डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 1A 2A में पहली एक्सेप्शन आपको देखने में आ रही है, देखो प्लस में भी आ रहा है, मतलब बेरिलियम पहले से स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं है, बेरिलियम मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लेंगे नहीं, स्टेबल है तो एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा इनके अंदर, तो +66 +67, मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसमें अब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, ठीक है। तो 1A 2A में एबनॉर्मलिटी 1A की जो है, मतलब मैंने बताया था ग्रेटर देन 2A। अब यहाँ पर जब हम आते हैं और आगे, तो अब देखो -27 ठीक है, -122 ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो 4A 5A में ये है ना, मैंने बताया था कि ये फुल फील्ड हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है और ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, तो -122 +31। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को आराम से गेट नहीं करता है। अब बोलोगे सर ये भी तो इलेक्ट्रॉनिगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रॉनिक, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3 आते हैं, बट जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है तो उससे एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी इसको देनी पड़ती है तब जाकर इलेक्ट्रॉन गेट करता है, क्यों, स्टेबल कन्फिग्रेशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जाके और सबसे एंड में जाकर देखो तो फ्लोरीन की -328, -329, -324, -295। अब उसके आगे जब जाओगे तो वैल्यू सारी पॉजिटिव में आ रही हैं, चूँकि अब ये 8 ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आपको एंटर करना होगा तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन ये ले रहा होगा, वरना इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो यहाँ पर 1A 2A में दिख गया, 4A 5A में दिख गया और 7A 8A में एक्सेप्शन जो मैंने अभी पीछे बताया था वो दिख गया सामने, ठीक है, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। आ जाओ यहाँ पर ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन देखो 328, 349, 324, 3295, 349 है, 324 है, तो यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन बस तुम देख लो, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है, क्योंकि मैंने बता दिया कि फ्लोरीन इतने आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास चार्ज डेंसिटी लास्ट सेल में ज़्यादा रिपल्जन करेगा, सही है। ये आप किसी भी पीरियोडिक टेबल को दुनिया की उठाओगे ना, आप गूगल में लेते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज, तो आपको ये सारा ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, याद नहीं करनी है वैल्यू सारी आपको, फिर मैं बता दूँ, जैसे जो ट्रेंड बताया था वो दिखा रहा हूँ, विजुलाइज करवा रहा हूँ कि देखो ऐसा होता है। फॉस्फोरस माइनस में, अब उस ट्रेंड को फिलहाल छोड़ते हैं, अभी फिलहाल ये थोड़ा और डिटेल में चलेगा, उसको अभी फिलहाल छोड़ दें, इस ग्रुप को देख लें, इस पीरियड के लिहाज से तो सेट है ना, ठीक है। अब वो फिर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहले ही कॉम्प्लेक्स है, तब उसको और कॉम्प्लेक्स हम भी बना रहे हैं फिलहाल ना, उसको छोड़ते हैं वो सारी वैल्यूज। क्या कह रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, सिंपल है भाई, पॉजिटिव वैल्यूज एंडोथर्मिक को शो करे, नेगेटिव वैल्यू एक्सोथर्मिक को शो करिए। नेगेटिव का मतलब रिलीज हो रही है, पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, तो समझ में आ रहा है ना, एंथैल्पी वैल्यूज है ना ये, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात है, ठीक है, सही है भाई, हो गया यहाँ तक डिस्कस। कौन से नहीं वहाँ पर जो ब्रोमीन है वो साइट है, यहाँ पर अब इधर इस दो को सिर्फ देख लो, यहाँ तुम कह रहे हो कि ब्रोमीन की थोड़ी सी और इसके ज़्यादा होनी चाहिए थी, 320 330 वगैरह कुछ होनी चाहिए थी। अब ये मुझे नहीं पता यहाँ से जो मैंने उठाई है ऑथेंटिक है भी कि नहीं है इसमें, लेकिन जो मैंने वो जो दिखाया ना, वो जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड बुक, ये ट्रेंड, ये वाले ट्रेंड, सॉरी क्या कैसी है, ये बुक के अकॉर्डिंग ट्रेंड है, इसी को याद रखो, वो उस पर नहीं जाओ, ये बुक से नहीं लिया गया, ये तो बुक से लिखा है, ये बुक से नहीं लिया, गूगल से उठाया, कुछ चेंजिंग हो सकती है इसके अंदर। जीरो से मुराद यहाँ पर मैंने ये बताया, यहाँ मैंने जीरो लिख तो दिया है, मतलब जीरो से मुराद ये हो कि इलेक्ट्रॉन ये मतलब लेने पर ये कोई एनर्जी वो नहीं करते, मतलब रिलीज नहीं करते, तो मत पॉजिटिव लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे सिंध बोर्ड में जीरो लिखा होता है, हमारे सिंध बोर्ड की बुक उठाओगे ना चैप्टर 3 सेकंड ईयर, तो उसमें लिखा फर्स्ट ईयर, तो उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ रीजन भी आता था, 5A में रीजन आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जो है वो 8A ग्रुप एलिमेंट से जीरो, लेकिन वो जीरो होती नहीं है, वो ये वैल्यूज़ होती हैं कुछ, चूँकि उनमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एंटर करने के लिए हीट देनी पड़ती है, वो बुक में गलत है, उससे मैंने तो ये वाला जो मैंने लिखा है सिंध बोर्ड के लास्ट से लिखा हुआ जीरो, सही है, ये मामले रहता
क्या दूसरे शेल में जाएगा, न्यू शेल में जाएगा, बिल्कुल। तो शेल तो इनफाइनाइट है ना भाई, एक शेल थोड़ी ना है, 8 शेल थोड़ी ना है, शेल तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी उसको हम कह सकते हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को एलिमेंट ज़्यादा होता है तो उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका उलट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वो मेटेलिक कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत किसी एटम। तो द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम की वो ताकत जिसके जरिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ये कह सकते हैं कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेने की ताकत। और खींचने की ताकत से मुराद यहाँ पर है कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होने के बाद, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है खास एनर्जी से, वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग जब तुम पढ़ोगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग का पूरा ये टॉपिक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉलिंग स्केल वॉज डिस्कवर्ड बाय लिनस पॉलिंग। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ थी उसको एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था लिनस पॉलिंग, और इसी नाम पे ये पॉलिंग स्केल कहलाता है। इसने जो बनाया था स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को कंपेयर किया था, वो पॉलिंग स्केल कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यूनिट कोई नहीं होती है, बस जस्ट ये एक रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, रिलेट कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को, कंपेयर कर रहे होते हैं, यूनिट कोई नहीं होती है उसकी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीजेस। तो वही आईपी वैल्यू की जैसे ही चल जाए, एटॉमिक रेडियस को उलट चल रहा है सारा का सारा जो भी है। एटॉमिक रेडियस सिर्फ डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, बाकी आईपी भी कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम ही हो रहा है। क्यों कम हो रहा है भाई? जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, शेल्स बढ़ेंगे, तो क्या होगा, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर से दूर जाता रहेगा, जो कि शेड पेयर लास्ट शेल में ही होता है, क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो लास्ट शेल से ही होती है। तो जब शेल बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, शेड पेयर दूर जाना शुरू हो जाएगा, और जब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा उसको। तो इतना नीचे जाएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डाउन होती रहेगी, कम होती रहेगी, क्योंकि न्यूक्लियस खींच नहीं पा रहा होगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब, अपनी तरफ। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस, और अलॉन्ग द पीरियड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि जो शेल जो है वो श्रिंक हो रहा होगा, जब शेल श्रिंक होगा तो शेड पेयर न्यूक्लियस से करीब आएगा तो आराम से खींच लेगा उसको। तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी टॉप से बॉटम कम हो रही होती है, लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी बढ़ रही होती है। हाँ, अपने शेयर्ड पेयर से क्या मुराद है? अपना शेयर्ड पेयर तो किसी, शेयर्ड पेयर तो दोनों का ही होता है। शेयर्ड पेयर से क्या मुराद है मैं बता रहा हूँ, समझो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ शेयर्ड पेयर की, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन है उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, ऐसे करके ऐसे होगा। ये वाला जो पेयर है, नाउ दिस विल बी कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में इसको कहते हैं। अब इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन भी खींचेगा अपनी तरफ, क्लोरीन भी खींचेगा अपनी तरफ। अब इन दोनों की ताकत होगी, हाइड्रोजन 2.1 की ताकत से खींचेगा, क्लोरीन 3.0 की ताकत से खींचेगा। जो ताकत है खींचने की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब क्लोरीन ज़्यादा आराम से खींच पाएगा, हाइड्रोजन खींच नहीं पाएगा। अब जो क्लोरीन ज़्यादा आराम से खींच लेगा इसको, तो क्या होगा, नेगेटिव पार्शियली आ जाएगा, इससे पॉजिटिव पार्शियल हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग बन जाएगी। ये सब कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ते हैं हम इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत हर एलिमेंट की अलग होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा होती है। जिसको बताया था लिनस पॉलिंग, एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था, सही है। कोई यूनिट नहीं होती, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। वजह रीज़न मैंने बता दिया क्यों, चूँकि शेड पर जब दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा ना, तो गेन करने की टेंडेंसी कम होती रहेगी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सबको पता होना चाहिए, अभी 9th क्लास से पढ़ता है हमारे, फ्लोरीन है 4.0, सबसे आगे से ज़्यादा किसी की नहीं है। और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सीजियम 0.7, और मैंने बताया था फ्रांशियम की भी 0.7 ही है। बट मैंने अभी शुरू क्लास के स्टार्ट में भी बताया कि हम एक्सक्लूड कर देते हैं उसको, रेडियो एक्टिव है, दैट्स व्हाई हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं डिस्कस करते हैं उसकी, वरना फ्रांशियम भी 0.7 ही है। क्लियर है यहाँ तक? तो मसला एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम टॉप से बॉटम जा रहे होते हैं ना, तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है। सॉरी, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, वो डिपेंड करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जब लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे होते हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। जब इंक्रीज़ हो रही होती है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है।
इसलिए आपको ज़्यादा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं राइट साइड पे मिलते हैं periodic टेबल के, पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन सब राइट हैंड पे होता है। लेफ्ट हैंड चूँकि वो सब हाई आईपी वैल्यू एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं। और शुरू में सारे मेटल्स मिलेंगे जिनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सोडियम वगैरह और 1A 2A 3 ये सारे। ठीक है, आगे बढ़े। तो भाई इसमें ये चीज़ है कि ये बस वैल्यूज़ याद रख लें फ्लोरीन की, सीजियम की, बाकी आई थिंक पता ही ये चीज़ है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आगे बढ़े, क्लियर है। ये देखो अब फिर वही बात है, वैल्यू सारी याद नहीं करनी है, कुछ वैल्यूज़ मैं टिक लगा दूंगा जो आप याद रख लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो ये हाइड्रोजन की याद करनी होती है 2.1, सोडियम की याद कर लेनी होती है 0.9, याद करें आप कार्बन की 2.5, याद करें आप नाइट्रोजन की 3.0, याद करें आप ऑक्सीजन की 3.5, याद करें आप क्लोरीन की याद करें, ठीक है, सिर्फ ब्रोमीन की याद करें, आयोडीन की याद करें, बस और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सारे याद नहीं करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इतने भी याद कर लें, दैट्स इनफ। अब हम ट्रेंड्स देख लेते हैं, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन हो रही है, देखो फ्रेंच, सीजियम और फ्रेंच हम 0.7, किसी भी जगह टॉप से बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होगी। लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी 0.9, 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। ठीक है, टॉप से बॉटम डिक्रीज है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरे प्रोडक्ट टेबल में परफेक्ट एक ट्रेंड चल रहा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एटॉमिक रेडियस में जैसे कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही होती, परफेक्ट ट्रेंड चल रहा होता है, यहाँ पे भी ऐसे परफेक्ट ट्रेंड चल रहा होता है। सिर्फ आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दो में एक्सेप्शंस आ रहे होते हैं ज़्यादा, वो मैंने बता दिया कौन कौन से। क्लियर है भाई। बस जो वैल्यूज़ बात करें, हाइड्रोजन 2.1, सोडियम 0.9, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4.0, क्लोरीन 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। ये आगे काम आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पर। यहाँ इतना मतलब बाकी एलिमेंट्स हैं सबके ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और देखो 0.7 से लेकर 4.0 के बीच में ही वैल्यू होगी सबकी, 4 से ज़्यादा किसी की नहीं मिलेगी और 0.7 से कम पूरे प्रोडक्ट टेबल में किसी की नहीं मिलेगी आपको। ये लोएस्ट है और वो हाईएस्ट है, बाकी सबके उसके बीच में ही है, सभी की होती है। ये सब लिनस पॉलिंग साइंटिस्ट उन्होंने बताया था, पॉलिंग स्केल कहते हैं उसको। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है टॉप से बॉटम पे, यही पॉलिंग स्केल है। यस, सेम क्यों है? असल में ये फिर वही बात है ना, अब नॉर्मल ट्रेंड है फ्रांशियम को, उसको हम इसके बिहेवियर बता नहीं सकते, बल्कि आप बोलेंगे और कम होने चाहिए, 0.6 होनी चाहिए उसकी। अब वो ट्रेंड मतलब इसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं किया ना लिखा हुआ होता कुछ इसके बारे में, वैसे आप सीजियम ही लिखते हैं, 0.7 हाईएस्ट लोएस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको समझ में आ गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी तो वैसे ही समझ में आ गया। रिवर्स है, रेसिप्रोकल टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल कॉन्जुगेट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खो देने की सलाहियत। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और ये होता है, यही होता है मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। इट इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उल्टा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। वैल्यूज तक उल्टी हैं सारी, A to Z, अभी दिखाऊंगा आपको सारी वैल्यूज। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की भी कोई यूनिट नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिस्कवर करना नहीं पड़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से खुद ब खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कवर हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली लिनस पॉलिंग ने जो किया था जो, तो वो उन्होंने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बताई थी, बट मेहनत नहीं करनी पड़ी एक्स्ट्रा इसके ऊपर कुछ भी, क्योंकि उसका उल्टा था जस्ट। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। और अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उल्टा ट्रेंड भी उल्टा कर दो। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा? सीजियम। वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू कितनी होगी? 4। और लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.7। उल्टा हो गया ना, सारा सीन ही उल्टा हो गया। अब हम बात ही नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी की। जो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है ना, जो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, वो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो और जो बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वो बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। सिंपल सी चीज़ है, दोनों रेसिप्रोकल टर्म्स एक दूसरे के। इसलिए हम देखते हैं जब हम नीचे आ रहे होते हैं ना प्रोडक्ट टेबल में, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाता है ना भाई। टॉप से बॉटम जाते हैं ना, नीचे सीजियम एक ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव मेटल है बनस्बत लिथियम और सोडियम के।
इस तरह जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं ना मेटल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, नॉन मेटल्स आने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन होती है, मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा होता है। इस तरह से पी ब्लॉक में भी जब जाओ ना, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक में जब हम टॉप से बॉटम जब जाएंगे पी ब्लॉक में, तो क्या होगा, नीचे सारे पुअर मेटल आपको मिल रहे होंगे, ऊपर सारा नॉन मेटल मिल रहा होगा आपको। बोरॉन नहीं है ना, एल्यूमिनियम देखो फिर मेटल आ जाता है। इस तरह कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम मेटल नहीं है, लेकिन टिन और लेड नीचे मेटल आ जाते हैं, क्योंकि नीचे टॉप से बॉटम जाते हैं, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है एलिमेंट्स का, मेटल्स नीचे आते हैं। इसलिए पी ब्लॉक में खास तौर पे घर जाकर ऑब्जर्व करना है, नीचे सारे मेटल सारे होंगे, लेड नीचे होगा, टिन नीचे होगा, पोलोनियम नीचे होगा आपका, ठीक है, ये सारे जो भी थैलियम है, ये सारे एलिमेंट्स नीचे ही वाक़ई होंगे। ऊपर सारे नॉन मेटल दिख रहे होंगे आपको, नाइट्रोजन, यहाँ फॉस्फोरस दिख रहा होगा, यहाँ सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ कार्बन दिख रहा होगा। ऐसे ही होता है, मतलब आप खुद जहन में विजुलाइज कर लिया करो। इस क्लास में इस लेवल पे आने के बाद पीरियोडिक टेबल आंखें बंद करो तो पीरियोडिक टेबल सामने आ जाता है कि हाँ भाई ये एलिमेंट्स हैं, तो देखने की जरूरत नहीं है, सामने रख कर इसके बिना भी आप समझ सकते हो। ऐसे ही है ना, तो ये ट्रेंड्स आपको दिख रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल में। बात समझ में लिख लिया? अच्छा, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, सिंपल। आई थिंक ये वैल्यूज इसकी शायद नहीं होंगी, देख सकता हूँ, हाँ है। देखो यही चीज़ जो बता रहा था, जो मैं बोला जहन में विजुलाइज करो। अब देखो सामने वही चीज़ सामने आगे जो मैं बता रहा था, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड, रेड कलर से जितने भी हैं सारे के सारे मेटल हैं, है ना भाई। और इस तरह से जो है वो येलो से जितने भी हैं वो सारे मेटलॉइड्स हैं। वैसे 1 2 3 4 5 6, आई थिंक ये हमारे बुक में तो बाकी भी होता है, तो चलो छोड़ दो। और उस तरह से जो है वो ब्लू जितने भी होते हैं, ब्लू सारे के सारे आपके पास नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ज़रा इसको देखो तो गौर से समझो उसको। तो ये मैंने बताया कि टॉप से बॉटम जो है ना वो क्या हो रही है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, चूँकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर देखो नीचे मेटल्स आ रहे, नीचे मेटल्स आ रहे, नीचे मेटल्स आ रहे, नीचे मेटल्स आ रहे हैं। पुअर मेटल्स कहलाते हैं, गर्चे पुअर मेटल्स हैं ना ये सारे, और ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल है, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था। अब इस तरह से लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं, देखो लेफ्ट की साइड पर सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटेलिक कैरेक्टर है। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाते हुए कम होना शुरू हो गया, राइट पे गए तो मेटेलिक कैरेक्टर है नहीं, सारे नॉन मेटल है। ये सारे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाले, ये सारे लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले, ये सारे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, ये सारे लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले वैल्यूज। ऐसे ही है ना भाई। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड दिख रहा होता है सामने बिल्कुल कि हाँ सर ऐसा ही है, मेटल्स यहाँ नहीं है, मेटेलिक कैरेक्टर आगे ज़्यादा है राइट साइड पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। चूँकि मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री क्या शो करता है मेटल नॉन मेटल को, कि जो इलेक्ट्रॉन को आराम से लॉस कर सके वो मेटल है, जो आराम से गेन कर सके वो नॉन मेटल। केमिस्ट्री तो यही कहता है। केमिस्ट्री मेटल नॉन मेटल को ये नहीं कहता कि मेटल जो सॉलिड है, नॉन मेटल जो गैस है, लिक्विड है, ये नहीं कहता केमिस्ट्री। मेटल नॉन मेटल में बस इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग के लिहाज से बात करता है। ये सब आराम से, रेड वाले सारे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं सारे के सारे ये, ठीक है। इसलिए इनके एटम का साइज़ भी छोटा होता है, इसलिए ये सारे के सारे मेटेलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा रखते हैं, इसलिए इन सब के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इसलिए इन सब के IP वैल्यू भी कम है। ये सारे ब्लू वाले एटॉमिक रेडियस भी कम है, इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस भी नहीं करेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इनकी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, मेटेलिक कैरेक्टर कम है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। ये सब जहन में ट्रेंड एक साथ घूमना चाहिए। ऐसे ही है ना, चूँकि ये सब बता रहा हूँ मैं, अगर मेरी बात को समझ रहे हो यहाँ पर तो आपको ये सारे ट्रेंड समझ में आ रहे थे, मैं बोल रहा हूँ अभी। एक ही चीज़ कनेक्टेड है सबके साथ। एटॉमिक रेडियस पे बात शुरू में भी कर रहा, तभी भी वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 3 में जब हम इंटर में पढ़ते हैं तब भी हम यही बात कर रहे होते, और क्या बात कर रहे होते, ट्रेंड चेंज थोड़ी ना होता, ट्रेंड तो सेम रहता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के, रिवर्स हैं, ठीक है। ये सारे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो ये सब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, वो सारे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है ये बात, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है दैट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी। फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 हाइड्रेशन, उस पर बेस करता हुआ टॉपिक है। एक और है डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी। खत्म, फिनिश्ड। हौसला रखो, हौसला। हाइड्रेशन एनर्जी, यार ये चीज़ें तो पढ़ी भी पढ़ा रहा हूँ, कौन सी नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ। हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन कौन सा प्रोसेस होता है भाई? सब पता ही है, पढ़ा था कि समझ में नहीं आता तुम लोग। उन्हें माशाल्लाह अच्छी बात है, दैट्स गुड कि आप चीज़ें पता हैं। असल में सिर्फ उन बच्चों को बता रहा हूँ ना कि कुछ बच्चे न्यू भी मौजूद हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है। अब दैट सी बात है, उनके कॉन्सेप्ट किसी के बहुत अच्छे भी बने होते हैं। अब ये नहीं कि जो न्यू बच्चे उनके कॉन्सेप्ट थोड़े डाउन, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे भी हो सकते हैं,
लेकिन कुछ टॉपिक्स पर अच्छे हो सकते हैं, कुछ टॉपिक पर डाउन भी हो सकते हैं, ऐसा भी है। अब यहाँ भी जो मेरे जितने हमारे स्टूडेंट बैठे हैं उसमें भी यही हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट कुछ में बहुत आगे हैं, कुछ में बहुत पीछे होंगे, ये हो सकता है। तो सिर्फ इक्वल ट्रैक पे लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, वरना अगर सारे अपने ही बच्चे बैठे होते ना, मुझे इतनी ज़्यादा मैं तो बोलता ही कुछ नहीं, तो पता ही था ना ये सब चीज़ें। तो कुछ चीज़ें न्यू थी, बस वो बताता, आधे घंटे में टॉपिक खत्म करके छुट्टी दे देता। लेकिन अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सारे बच्चे हैं तो सबका रिपीट हो जा रहा है, जिसके बाकी जो अपने बच्चे उनका भी रिपीट हो रहा है, बाकी जो न्यू है उनका भी रिपीट हो जा रहा है, सबका रिपीट हो रहा है। इसलिए मैं उस नियत से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंटर में जिस तरह पढ़ाते हैं ना स्लोली, मैं उसी तरह से डील कर रहा हूँ, वरना इतना स्लो लेते नहीं है टू प्रिंट को, बहुत तेज़ी में निकालते हैं। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी, सही आपने बिल्कुल परफेक्ट कहा जिस बच्चे की आवाज़ आई कि वाटर मॉलिक्यूल का सराउंड कर लेना किसी सॉल्ट के कैटाइंस को और एनाइंस को। मतलब क्या कि लेट्स से कि दिस इज के ये बीकर है और बीकर के अंदर आपने डाल दिया पानी, वाटर H2O, और इसके अंदर आपने डाला सॉल्ट NaCl, सॉल्ट डाला NaCl, Na+ में ब्रेक हुआ, Cl- में ब्रेक हुआ। अब क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से घेर लेंगे। अच्छा, वाटर H2O तो नहीं घेरेगा इसको वैसे तो, यस, ये Na को OH- चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, घेर लेगा, ये सराउंडिंग हो जाएगी, घेर लेगा इसको, और ये H+ Cl- को चारों तरफ से घेर लेगा। कोई रिएक्शन नहीं होगा, जस्ट एक फिजिकल एक तरह से सराउंडिंग हो जाएगी उसको। रिएक्शन हो गया तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस अलग चीज़ है, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे फर्स्ट में। तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं सॉल्यूट के आइंस को, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। और ये हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, और जितने भी हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कहलाता है वो। मतलब जब आपने नमक को पानी में डाला ना, 1 चम्मच नमक पानी में डालेंगे तो उस जो टेम्परेचर है उसका वो एक्सोथर्मिक होगा, वो रिलीज़ करेगा टेम्परेचर, वो रिलीज़ करेगा टेम्परेचर, ठीक है, वो हॉट होना शुरू हो जाएगा, बल्कि थोड़ा सा होगा, मतलब स्लाइटली सा फर्क आएगा उसके टेम्परेचर में, बट आएगा। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें क्या, अच्छा एक और चीज़ है उसको समझना है ज़रा। जब हम एक गिलास जो है वो पानी में नमक डालते 1 चम्मच, तो ये बताओ टेम्परेचर उस पानी का बढ़ेगा कि कम होगा? एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल के घोल दें, लेकिन प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी, अंदर से निकल जाएगी। जब हीट एनर्जी निकल जाएगी उसके अंदर से तो वो कम हो जाएगा। एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट एनर्जी उसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ, यस, बिल्कुल, आइस बॉक्स वगैरह में जैसा होता है। तो जब हम 1 चम्मच नमक डालेंगे पानी के अंदर तो पानी का टेम्परेचर डाउन में आएगा। और क्यों डाउन में आएगा? चूंकि उसके अंदर हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज होगी किलो जूल पर मोल में, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। और यूनिट क्या होगी यार, अभी क्लास के शुरू में बताया, जितनी भी एनर्जी होती है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। ओके, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी पे दोबारा आ रहा हूँ मैं। तो मैंने बताया कि हाइड्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि सॉल्यूट के आइंस को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है इसके अंदर, ठीक है। कंटेनर जो है वो हॉट से कोल्ड हो जाता है एक्सोथर्मिक में। यूनिट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। स्मॉलर द आइंस ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। ये फैक्टर है उसका मेन याद रखने की चीज़। जितना छोटा आइन होगा उतने आराम से सराउंड कर पाएंगे मॉलिक्यूल्स, उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। तो जितने ज़्यादा छोटा आइन उतना ज़्यादा कह लो कि हाइड्रेशन एनर्जी, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करिए, चार्ज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना छोटा आइन होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस के लिहाज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चार्ज के लिहाज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस, अभी बता रहा हूँ उसको, एक सेकंड बता रहा हूँ उसको, बता रहा हूँ, 1 मिनट, अभी एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक। डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, ये तो समझ में आ रहा है। नीचे जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्यों कम होगी? चूँकि एटम का साइज बढ़ेगा तो सराउंड नहीं हो पाएगा इतने आराम से। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, और लेफ्ट से राइट पे इंक्रीज हो जाएगी। लेफ्ट से राइट में इसलिए इंक्रीज होगा, साइज छोटा होता जाता है। लेफ्ट से राइट जाता है, एटॉमिक रेडियस डाउन होता है ना, तो फिर क्या होगा, सराउंड आराम से किया जा सकेगा। ये एक ही ट्रेंड पे बात कर रहा हूँ मैं, साइज के ट्रेंड पर, टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट। अच्छा, यहाँ जो चार्ज की बात की जा रही है, यहाँ पर आइन के ऊपर जो चार्ज लगा होता है ना उसकी बात की जा रही है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मैग्नीशियम +1 है और मैग्नीशियम +2 है, Mg+1 Mg+2, अब दोनों में से ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? मैग्नीशियम +2 की होगी।
ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। सो एग्जाम्पल है कि सोडियम आइंस कैन बी इजिली हाइड्रेटेड देन पोटेशियम आइंस। सोडियम आइंस को पोटेशियम आइंस से ज़्यादा तेज़ी के साथ हाइड्रेट किया जा सकता है। क्यों? सोडियम आइंस का साइज स्मॉल होता है, पोटेशियम से फिल पक्का ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम आइंस हैव हायर हाइड्रेशन एनर्जी देन सोडियम आइंस। मैग्नीशियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है सोडियम आयन से। क्यों? मैग्नीशियम छोटा होता है, दैट्स उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। Mg+2 आयंस कैन बी इजिली हाइड्रेटेड देन Mg+ आयन, चूँकि चार्ज ज़्यादा उसके पास होता है। तुम क्या कह रहे हो बुशरा? तब भी सेम वैसे ही है, जैसे आप मिसाल के तौर पे जैसे O-1 O-2, तो O-2 की ज़्यादा होगी O-1 से। नहीं, चार्ज ज़्यादा से मुराद मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें, मैग्नीट्यूड में साइन का इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, ज़्यादा चार्ज से मुराद मिसाल के तौर पे चूँकि इसको Mg+ को कौन सराउंड करेगा आकर? OH-, लेकिन इसको OH- थोड़ी ना सराउंड करेगा, इसको तो H+ आकर सराउंड करेगा। तो बात तो वही है, ज़्यादा चार्ज होगा, ज़्यादा O-2 होगा तो ज़्यादा H+ आकर सराउंड कर पाएंगे। सही है ना? जितना ज़्यादा चाहे नेगेटिव में चार्ज ज़्यादा हो चाहे पॉजिटिव में ज़्यादा हो, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ती है। तो सिर्फ ये नहीं कि पॉजिटिव में हम देखेंगे, नेगेटिव में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, उसमें फिर ये चीज़ है कि हम यहाँ पर आयंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम फिर आयनिक रेडियस के ट्रेंड की जब बात करेंगे उसमें मिसाल के तौर पे तो उसमें साइज तो इंक्रीज होगा उसकी, एक सी बात है O-2 में नॉर्मल ऑक्सीजन से ज़्यादा बड़ा होगा O-2, चूँकि आयनाइंस आर बिगर देन देयर पेरेंट एटम। लेकिन उसके बावजूद जो चार्ज ज़्यादा इसके ऊपर आया हुआ है तो वो इस पर इम्पैक्ट करेगा हाइड्रेशन एनर्जी पर, और वो क्या करेगा? उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। तो कभी कभार जब दो चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं फिर हम किसी एक चीज़ को देखते हुए फैसला कर रहे होते हैं। दो चीज़ें बढ़ रही हैं ना, जैसे साइज़ भी, जाहिर सी बात है अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑक्सीजन -2 आ गया तो रिपल्जन हो गया तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो साइज़ बड़ा हो जाएगा तो फिर उस सूरत में O-1 और O-2 में O-1 का साइज़ छोटा होगा, O-2 का साइज़ बड़ा होगा, उसमें ज़्यादा रिपल्जन होगी। लेकिन जब हम चार्जेस की बात कर रहे होते तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा चार्ज का, उसके लासे हाइड्रेशन एनर्जी वाले केस में हम फैसला इस पर कर रहे होते। ठीक है, बाद में बात आपकी वो ठीक है जो आप सोच रहे हो जिस लेवल पर जाकर वो ठीक कह रहे हो। तो यहाँ पर जस्ट ये देखनी है कि चार्जेस ज़्यादा अगर लगे होंगे तो नेट केस क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीट्यूड जो है वो उसका ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जितने ज़्यादा चार्ज होंगे। ठीक है भाई, सिंपल समझ में आ गई बात? यू वांट टू राइट एनीथिंग? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का छोटा सा ट्रेंड है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सॉलिड का होता है, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड बनता है वो मेल्टिंग पॉइंट है। आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा ही है। बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए या वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये चैप्टर 2 में पढ़ाऊंगा फर्स्ट टर्म में आपको डिटेल में। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जिस टेम्परेचर पे आपका कि वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। अब ये ट्रेंड पे आ जाते हैं डायरेक्ट। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली रिलेट करते हैं हार्डनेस से, पहली बात तो याद रखनी है। हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट का सेम ट्रेंड है। अगर कोई चीज़ कोई मेटल हार्ड ज़्यादा होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और हार्डनेस अगर कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगी। सख्त चीज़ें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखती हैं, नरम चीज़ों की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्डनेस है दोनों चीज़ें। और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है अलॉन्ग द पीरियड टू 4A। जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो हार्डनेस तो बढ़ती है, लेफ़्ट से राइट जाते हुए, लेफ़्ट से राइट जाते हुए हार्डनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो हार्डनेस बढ़ती है क्योंकि अल्कली मेटल्स हैं। एक मिनट, अब ये चीज़ है कि हाँ अब ये देखो, मैं अभी शुरू में क्या बताया तुम्हें कि मेटल का हार्डनेस से कोई लेने देना नहीं है। एक सेकंड समझना मेरी बात को, एक अच्छा सवाल है कि अगर हम देखें कि आयरन और सोडियम में से ज़्यादा अच्छा मेटल कौन सा है? नहीं, सोडियम है, क्योंकि सोडियम कैन लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, ईजियर देन आयरन, दैट्स व्हाई सोडियम इज मोर मेटेलिक देन आयरन। अब बोले सर आयरन तो लोहा सर, इतना भारी इतना सख्त, एकदम सोडियम एकदम वो तो चॉकलेट जैसा, तो कट जा रहा है बिल्कुल, वो काहे का मेटल है? वो मेटल तो होना चाहिए, आयरन को मेटल होना चाहिए। क्योंकि हम अपने लेवल पे आकर देख रहे हैं, केमिस्ट्री के लेवल पे जाकर देख रहे हैं। केमिस्ट्री कहते हैं जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आराम से जल्दी लॉस कर सके वो सर, तो हार्डनेस का मेटेलिक कैरेक्टर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो ट्रांजिशन मेटल सबसे ज़्यादा अच्छे मेटल्स होने चाहिए, लेकिन ट्रांजिशन मेटल अच्छे मेटल नहीं होते, ज़्यादा अच्छे मेटल 1A 2A वाले होते हैं, जिसको चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हार्डनेस इंक्रीज होते क्यों है? क्योंकि साइज़ कम होता है।
जब साइज़ शॉर्ट होता है, छोटा साइज़ होता है, तो क्या होता है, यूनिट वॉल्यूम पे ज़्यादा कह लो कि सब्सटेंस आ रहे होते हैं, तो हार्डनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है, मास वॉल्यूम टू मास रेशियो ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है, वॉल्यूम के लिहाज से मास ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इससे लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या होता है कि जो है ना हार्डनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। 1A और 2A ग्रुप के बारे में आपने क्लास 9 में याद किया होगा कि अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर हार्डर देन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल सॉफ्ट होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल हार्ड होते हैं। 2A वाले हार्ड है 1A ग्रुप से। क्यों हार्ड है? चूंकि मैंने बताया कि हार्डनेस क्यों ज़्यादा, लेफ्ट से राइट जाता है हार्डनेस बढ़ती है, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ती है। 1A से लेकर 4A तक बढ़ती है। नहीं, लिथियम उससे ज़्यादा हार्ड है, सोडियम उससे ज़्यादा, सॉरी लिथियम से ज़्यादा हार्ड है बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा हार्ड है बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा हार्ड है कार्बन। अब उसके बाद है जो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हार्ड है क्या? नहीं, वो तो गैस है, सॉफ्ट होगी। नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन वो भी गैस है, उसके बाद फ्लोरीन वो भी गैस है, उसके बाद नियॉन वो भी गैस। मतलब 1A से 4A तक जाते हुए क्या होता है, थोड़ा इतना ट्रेंड चेक करो, 1A से 4A तक बढ़ती है, उसके बाद घटना शुरू हो जाती है हार्डनेस। मतलब अगर आप आगे तक कोने तक जाएंगे तो फ्लोरीन वगैरह तो आपको हार्ड थोड़ी नहीं मिलेगा, तो गैस मिलेगा आपको, ठीक है। तो 4A तक जाकर नॉर्मल ट्रेंड चलता है, उसके बाद कोने तक जाकर डिक्रीज, 8A तक डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस तरह मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है, ऊपर से नीचे आते हुए डिक्रीज हो रही होती है। जैसे लिथियम सोडियम वगैरह की बात करें, हार्डनेस भी इस तरह मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रही है, तो हार्डनेस भी डिक्रीज हो रही है। हार्डनेस कम हो रही है, सख्ती कम हो रही है। लिथियम हार्ड होता है, सीजियम सॉफ्ट होता है, टॉप से बॉटम हार्डनेस कम होती है, लेकिन सिर्फ 1A 2A ग्रुप के लिए। यही अगर आप 3A से लेकर 7A की बात करो तो टॉप से बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही होती हैं। ये ट्रेंड है, लॉजिकल ट्रेंड है। 3A से 1A से 2A टॉप से बॉटम क्या हो रही है, हार्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हार्डनेस सब के सब डिक्रीज हो रही हैं। जबकि 3A से लेकर 7A तक सब चीज़ें टॉप टू बॉटम क्या हो रही हैं भाई, इसमें इंक्रीज हो रही हैं। आप देखो 4A ग्रुप उठा लो, नीचे सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल सारे नीचे आ रहे हैं, पुअर मेटल्स। नीचे आपको लेड टिन और लेड हो गया, एस्टाटीन हो गया, जो मेटेलिक चीज़ होती है ना, लेड टिन वगैरह सब आपको नीचे मिल रही होती हैं, ऊपर आपको सॉफ्ट कार्बन वगैरह मिल रहा होता है। तो टॉप से बॉटम पी ब्लॉक के अंदर समझो, पी ब्लॉक के अंदर टॉप से बॉटम में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस सब बढ़ रही है, और एस ब्लॉक में टॉप से बॉटम सब चीज़ें कम हो रही हैं। तो थोड़ा सा एबनॉर्मल ट्रेंड है। जब मैंने आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया होगा ना ये, तो मैंने उसको डायरेक्ट ट्रेंड बताया होगा, तो थोड़ा सा मसला आया होगा आपको जाकर सोचते हैं मैं घर पर, तो वो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो सिंध बोर्ड है वो डायरेक्ट उसी तरह से बताती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मैं हर तरह की कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ आज ग्रुप ट्रेंड के अंदर, ताकि आप ऐसा ना घर जाके प्रोडक्ट टेबल खोलो और आप बोलो सर ये बात आपने बताई थी, यहाँ पर आप नॉर्मलिटी आ गई। तो आप नॉर्मलिटी मैं छोड़ रही नहीं हूँ कोई, सब नॉर्मलिटी बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पर आ रही है। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा यकीनन, बट पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए। तो यकीनन मुश्किल होगा, आप बोलेंगे सर एक साइड बता दें बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वो बढ़ रहा है फिर घटना शुरू हो जा रहा है। चूँकि जब आप करो घर जाके देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, गलत कॉन्सेप्ट लेकर जाओगे तो बेहतर है कि सही कॉन्सेप्ट ले लो। ठीक है भाई, तो इसको देख लें ज़रा यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या हार्डनेस। हार्डनेस भी स्लैश करके आप लिख सकते हैं, इसमें एक ही बात है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं सारे आपस में। ठीक है, अब आप की प्रोडक्ट टेबल में जाकर खुद ही ट्रेंड चेक कर लो, कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है, किसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसी है, खुद ही समझ में आ जाएगा जब ये ट्रेंड आप समझ जाओगे। नहीं, हार्डनेस पर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने पर कोई असर नहीं है। हार्डनेस बस सख्ती है ना उसकी। फिर से बता दूँ, देखो हार्डनेस किससे कहते हैं कि एक चीज़ हार्ड होती है एक चीज़ सॉफ्ट होती है। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ 1A और 2A, लिथियम की बात कर ले, सोडियम और मैग्नीशियम की बात कर लेता हूँ। सोडियम सॉफ्ट है, मैग्नीशियम हार्ड है। अगर सोडियम सॉफ्ट है, मैग्नीशियम हार्ड है, इसलिए सोडियम की मेल्टिंग पॉइंट कम है, मैग्नीशियम की ज़्यादा है। लेफ्ट से राइट जब जा रहे होंगे तो वैसे भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रही होगी, हार्डनेस बढ़ रही होगी। सवाल पैदा होता है हार्डनेस क्यों बढ़ रही होगी, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है कि जो सोडियम का साइज़ है, सोडियम का साइज़ स्मॉल हो बड़ा है और मैग्नीशियम का साइज़ छोटा होगा उससे। तो जब ये छोटे साइज़ के होंगे ना तो यूनिट वॉल्यूम पर क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम पर ज़्यादा जो है वो मैग्नीशियम आ रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक टाइटली क्लोज पैकिंग इनकी हो जाएगी तो वो हार्ड हो जाएंगे, जबकि इसकी टाइटली क्लोज पैक नहीं हो सकता ये, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये रीज़न है हार्डनेस के पीछे। हाँ बिल्कुल, उसी वजह से भी कह सकते हैं। हाँ सेम है, मतलब आप इसको ट्रेंड का मैंने आपको इंटर में भी बताया था ना, अलग अलग अंदाज से इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको याद करो ट्रेंड तो मैंने खुद ही आपसे लिखने को बोला था कि आप खुद ही, मैं सवाल बोलता था आप जवाब लिखते थे खुद ही, याद है ट्रेंड। तो ट्रेंड मैंने बोला था आप अलग अलग, कोई बच्चा साइज़ के लिहाज से लिखता था, कोई न्यूक्लियर चार्ज के लिहाज से लिखता था, कोई एटॉमिक रेडियस के लिहाज से लिखता था, सबके अपने अपने तरीके थे। तो ट्रेंड को आप एक से ज़्यादा तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ये कोई एक इसका एक परफेक्ट आंसर नहीं होता, आप एक से ज़्यादा तरह से आप इसको सही इसका आंसर बता सकते हैं। चलो टाइम ज़्यादा नहीं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। बस आखिरी चीज़ है, डेंसिटी इसी से रिलेट करता है, बल्कि यही चीज़ है।
1 मिनट बस इसको समझना। डेंसिटी, डेंसिटी क्या चीज़ होती है भाई? यस, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, D = m/v। ठीक है, डेंसिटी, मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे डेंसिटी आ जाएगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डाउन टू द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होती है, और अलॉन्ग द पीरियड 4a तक जो है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। सेम वही हार्डनेस वाला मामला जो आ रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। एक ही बात है। एक मिनट, ये वाला देखो, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट तो हार्डनेस के लिहाज से इक्वल टू हार्डनेस है। अच्छा सर समझा देता हूँ, अभी ऋषि ने सवाल किया तो डिटेल में बताया, जल्दी में नहीं निकालता हूँ। चलो ये तो समझ में आ गया, हार्डनेस के लिहाज से चल रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डेंसिटी, हार्डनेस बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, 4a तक है, उसके बाद जाके डाउन हो जा रही है। बिल्कुल सेम वैसे यहाँ आप बोलोगे सर टॉप से बॉटम मेल्टिंग पॉइंट तो डाउन हो रही थी, हार्डनेस भी डाउन हो रही थी, लेकिन डेंसिटी इंक्रीज होती है टॉप से बॉटम। देखो डेंसिटी किसके बराबर है? चलो फॉर्मूला देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये इसमें जब इंटर की क्लास में भी बड़ा मसला आया था, जब ये टॉपिक बता रहा था, किसी बच्चे ने पूछा था सर ऐसा ऐसा, तो ये मामला थे। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ज़रा देखना है, समझना है। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इससे ये निकल रहा है वॉल्यूम जितना ज़्यादा, जैसे आप बोल रहे हो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, एटॉमिक मासेस की बात करें, ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 23, ये आपका हो गया 39, बस ये। तो जब टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो मास भी तो बढ़ रहा है, तो मास बढ़ने से डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पर जब हम टॉप से बॉटम के ट्रेंड की जब बात करते हैं ना डेंसिटी की, तो वहाँ पर हम वॉल्यूम को नहीं देखते हैं, वॉल्यूम को देखते हुए बात नहीं करते हैं, मास को देखते हुए बात करते हैं, क्योंकि मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ये रीज़न है। हार्डनेस में इसका उलट करता है, हार्डनेस में हम क्या वॉल्यूम देख रहे होते हैं, वॉल्यूम के लिहाज से फिर हम फैसला कर रहे होते हैं, तो इसलिए टॉप से बॉटम जाते हुए हार्डनेस कम हो रही है लेकिन डेंसिटी बढ़ रही है। बोलो एक सेकंड, इसको काम करो, रुको। डेंसिटी का ट्रेंड है ना फिलहाल, उसको अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, छोड़ दो उसको, लिखना ही नहीं है उसको, छोड़ दो डेंसिटी, उसको ब्रेक करें, इसको अभी टाइम ज़्यादा नहीं है क्लास के अंदर। नहीं छोड़ दो, टाइम बहुत नहीं है, डेंसिटी इतना समझ लेना बहुत है, डेंसिटी छोड़ दो, आता वाता नहीं है वैसे ना, वो बहुत परेशान हो जाओगे उसमें, छोड़ दो। नहीं उसको छोड़ दो, नहीं आएगा पेपर में, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आएगा तो मैं दे दूंगा नंबर, छोड़ दो उसको। अब सर मैं थक गया, मैं और डिस्कस नहीं कर सकता मैं इन चीज़ों को। भाई ये देख लो, डेंसिटी फिलहाल छोड़ दें, डेंसिटी में ना हार्डनेस में तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैंने आपको इंटर में डेंसिटी हार्डनेस सेम लिखवाया, चैप्टर 3 में बताया, सारे सबको बताया। क्यों नहीं बताऊंगा तो। अच्छा यार, ये समरी देख लो ट्रेंड्स की, ये मैंने एक यहाँ पर एक चार्ट बनाया, देखो समरी देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉप से बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, सही है, लेफ्ट से राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट इंक्रीज, टॉप से बॉटम डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट से राइट इंक्रीज, टॉप से बॉटम डिक्रीज, विद सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन पे बात नहीं कर रहा फिलहाल। एटॉमिक रेडियस तो लेफ्ट से राइट मैंने बताया कि डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, ऊपर से नहीं जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा होगा। ये मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा होता है, और मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज हो रहा होता है। यही चीज़ है ट्रेंड, अभी जो बताइए मैंने सारी चीज़ें, ये पूरा मैंने एक साथ इसमें शो कर दिया कि इसमें क्या क्या ट्रेंड्स है, जो मेन ट्रेंड्स है, बाकी सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी नहीं इसमें डाली हुई है मैंने, मेल्टिंग बॉइलिंग नहीं डाला, बाकी सब क्लियर है। यही बात बता रहा था ना मैं इतनी देर से, 1.5 घंटे से, तो वही ट्रेंड है, लेकिन इसको समझना पड़ता है, एक्सेप्शंस इसके अंदर बहुत कुछ और है। डायरेक्ट हम सिर्फ इसको अब सर यही बार डायरेक्ट दिखा देते हैं तो समझ में आया था, इसमें क्या चीज़ है कि वो सेंस क्लियर नहीं हो पाता कि ये चीज़ क्यों हो रही है, हर चीज़ के टॉपिक के अंदर डिटेल होती है, समझ गए। ठीक है, एमसीक्यूज थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी डेवलप हुई है, 25-26 एमसीक्यूज हैं, वो हम सॉल्व कर देंगे करके। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव अप्रोक्सीमेट सेम साइज, एटॉमिक रेडियस का है, 4 हैं, अप्रोक्सीमेट सेम साइज किसका होगा? लिथियम एंड मैग्नीशियम +2,
डायगोनल रिलेशनशिप पर होंगे। यस ठीक है, ये ऑप्शन सही है। डायगोनल पर है लिथियम और मैग्नीशियम, तो सेम रिलेशनशिप आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट बिल्कुल क्लास के शुरू में बताया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट? यस वेरी गुड, सीजियम। बता दिया क्यों, सबसे लो आईपी वैल्यू। ठीक है, दैट्स वाई। क्लियर है? अभी पास पेपर के नियम खुद के बनाए मैं पास पेपर भी लाऊंगा। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टॉप से बॉटम डिक्रीज, लेफ्ट से राइट इंक्रीज। टॉप से बॉटम डिक्रीज हो रही है ना मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट किसकी होगी? यस लिथियम की होगी। सही है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, सबसे ऊपर जो होगा उसकी हाईएस्ट होगी लिथियम की, इसलिए हार्डेस्ट भी यही होगा तमाम अल्कली मेटल्स में से। विच एलिमेंट हैज लार्ज आयनिक रेडियस? सबसे बड़ा आयनिक रेडियस किसका होगा? जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा उसी का आयनिक रेडियस ज़्यादा होगा। बेरियम का ज़्यादा होगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना क्यों होगा? मैं ट्रेंड तो नहीं जाऊँ ना, डिटेल में तो नहीं जाऊँ उसकी। जिसमें डिटेल में जाना बता देना, मैं डिटेल में चले आऊँगा उसकी। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद डैश। अभी तो पहला एमसीक्यू ये आया था मैग्नीशियम के साथ। क्लियर? परफेक्ट। इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस देयर आर स्टेडी डिक्रीज इन। एटॉमिक नंबर बढ़ने पर टॉप से बॉटम जो हम जाते हैं ग्रुप में, एटॉमिक रेडियस, तो क्या क्या चीज़ डिक्रीज होती है इनमें से? एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, नन ऑफ दिस। क्या चीज़ कम होती है? एटॉमिक साइज कम कहाँ होती है? बढ़ती है। आईपी डिक्रीज होती है। सॉफ्ट बॉटम तो बढ़ेगा ना, एटॉमिक साइज शेल बढ़ रहा है। इतना आसान सवाल है, इसमें तो मुश्किल फंसने वाली चीज़ें नहीं थी। चलो भाई ठीक है। अच्छा ये अब आ जाए पास पेपर पे आ रही। ठीक है, तो एनएमडी केट ये आपके पास 2020 लास्ट ईयर जो एमबीबीएस के लिए जो सवाल आया था डॉक्टर बनने के लिए, तो देखो अगर ये बना दे डॉक्टर बन जाओगे मतलब। डेंसिटी ऑफ अल्कली ये तो मैं बोला ये नहीं आएगा, यही आया हुआ। तो अब यार चलो सर देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं आप। तो डेंसिटी ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो, इसलिए बोलते हैं एमडी कैट वाले को भरोसा नहीं, कहीं से उठा के पूछते हैं। डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो। अल्कली मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। अच्छा, डेंसिटी का ट्रेंड में लेफ्ट से राइट क्या शो किया? इंक्रीज का शो किया ना। लेफ्ट से राइट का ही ट्रेंड सिर्फ देखते हैं फिलहाल, मतलब उसके अलावा नहीं देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है, लेफ्ट से राइट जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और फिलहाल जो है ना हम इसको हार्डनेस के साथ ही कंपेयर कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि वो वाले जो है ना उसको मैं थोड़ा और डिटेल में ज़रा देखता हूँ। वो टॉप से बॉटम वाला मुझे भी परेशानी है, क्योंकि मास और वॉल्यूम वाले मसले में अभी फिलहाल हार्डनेस और डेंसिटी को फिलहाल हम सेम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, हार्डनेस बढ़ रही है तो जिस वजह से हार्डनेस बढ़ रहा है उस वजह से डेंसिटी बढ़ रही है। मतलब मैंने काफ़ी केस इसके बारे में, डेंसिटी हार्डनेस तो 90% तक हार्डनेस डेंसिटी एक ही चीज़ होती है, लेकिन 10% थोड़ी सी कोई तब्दीली है हार्डनेस और डेंसिटी में, वो मैं आगे जाकर कभी डिटेल में डिस्कस करूँगा। मुझे खुद भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। हाँ, स्पेलिंग की तब्दीली तो है ही। तो गर्मी में सही माहौल तुम ठंडा कर रहे हो। ठीक है, तो डेंसिटी का क्या है कि लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो हार्डनेस चूँकि बढ़ेगी, हार्डनेस बढ़ेगी तो फिर डेंसिटी भी समझ लो बढ़ेगी। तो अल्कली मेटल्स की डेंसिटी लो होती है चूँकि वो लेफ्ट साइड पर होते हैं। और क्यों लो होती है, वजह क्या होती है? वही हार्डनेस वाला मामला। एटॉमिक वॉल्यूम वाले मामले की बात कर ले, वॉल्यूम कम होता है तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है, स्मॉलर साइज और NS1 कॉन्फ़िगरेशन। तो लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम की वजह से डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो मैं बता रहा था। तो चूंकि वॉल्यूम उसका जो है वो ज़्यादा है, एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है ना अल्कली मेटल्स का, जिसकी वजह से उसका जो डेंसिटी होगी उसकी लो होगी। समझ में आ गई? तो फिलहाल ये वाली बात यहाँ तक अभी हम इसको देखते हैं ना। फिलहाल टॉप से बॉटम का ट्रेंड अभी फिलहाल छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ जाहिर सी बात है वो हार्डनेस को उलट चला जा रहा है। लेफ्ट से राइट में तो हार्डनेस के साथ ही चल रही है, हार्डनेस भी लेफ्ट से राइट जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो डेंसिटी भी बढ़ रही है। लेकिन टॉप से बॉटम हार्डनेस कम हो रही है बट डेंसिटी बढ़ जा रही है, तो वो थोड़ा सा उसको छोड़ दो अभी आप उसको। ठीक है, और वो चीज़ मुझे पता नहीं ना ठीक से, मैं उसको बताता भी नहीं हूँ, मतलब वो छोड़ देते हैं, बाद में कभी देखेंगे उसको। 2020 में एक और सवाल आया था एनएमडी कैट में, दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आसान है, ये आसान दिया था उन्होंने, F। ठीक है, फ्लोरीन, ये बहुत ईजी। 2020 में एक और सवाल आया, द फर्स्ट 2020 का सवाल है ये MBBS के लिए। द फर्स्ट IP इज मैक्सिमम फॉर, फर्स्ट IP किसकी सबसे ज़्यादा होगी?
अजय को वैसे तो यहाँ पर बी का लिखा हुआ है मैग्नीशियम, ठीक है, जो छोटे साइज का होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। +1 1 सेकंड, +2 +3 +1 1 मिनट मैक्सिमम। तो ये पोटेशियम तो निकल गया, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब लाइन से एक ही ग्रुप में आ रहे होते हैं। यस, पहले सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम +2 आता है, फिर एल्यूमिनियम +3 आता है। अच्छा, इसमें आपसे पूछना है कि मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होगी? मैक्सिमम जिसका साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो लेकिन एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम की ही होगी, एल्यूमिनियम का साइज सबसे कम होगा, सबसे कम साइज एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का। 1 सेकंड, एटॉमिक रेडियस पे तो वो वाला ट्रेंड, स्टेबिलिटी वाला ट्रेंड नहीं आ रहा था ना, नहीं आ रहा था, और मैंने साइज भी दिखाया तो उसमें कोई ट्रेंड नहीं था, तो ये गलत ऑप्शन लगा भाई, सी ऑप्शन होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ही होगा। ये मैंने नहीं लगाया ऑप्शन, ये पहले से लगा हुआ था, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, सी ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि जो वो अगर आप सोच रहे हो कि सर 2A ग्रुप स्टेबल हो रहा है और 3 अनस्टेबल है, तो वो वाला एटॉमिक रेडियस पे वाला ट्रेंड नहीं आ रहा होता, तो आईपी में आ रहा होता, इसमें नहीं आ रहा होता, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 2019 में आया था, मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स क्या होते हैं? मतलब डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, क्या सही है? इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं 2019 में एक और आया था एनएमडी कैट में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन? सबसे छोटा साइज जिसका होगा मैग्नीशियम +2, सबसे छोटा ये होगा ना, तो सबसे हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन इसी की होगी, मैग्नीशियम +2। साइज पे हम डिपेंड कर लेंगे। 2019 मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, सबसे कम हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम सीजियम पॉजिटिव की होगी, क्योंकि साइज सबसे बड़ा है इसका, ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल था बैक साइड में सीजियम में, ठीक है, ये एनईडी में आया था 2019 में, ई कैट एग्जाम्स में, ठीक है। 2020 का पेपर मुझे नहीं मिल सका, चूँकि 2020 में क्या है कि वो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे, तो ऑनलाइन हुए थे ना कंप्यूटर पे, तो हर बच्चे का अलग अलग पेपर होता है शिफ्ट के लिहाज से, तो वो कंपाइल नहीं हो सका। तो 2019 तक के पेपर आपको मिलेंगे एनईडी के, उसके अलावा नहीं मिलेंगे। 20 के नहीं मिलेंगे आपको, बाकी पीछे के सारे मिल जाएंगे। 20 का मसला ये था कि वो ऑनलाइन हुआ था, कंप्यूटर पढ़ना, तो उसका पेपर हर दिन अलग पेपर आ रहा था, हर बच्चे का अलग पेपर आ रहा था, तो वो बड़ा डिफरेंट मामला था, उसका पास पेपर कंपाइल नहीं किया जा सका। जब करना बढ़ना एक कैट में हर साल पेपर सबका एक ही आ रहा होता है एनईडी में, लेकिन लास्ट ईयर सिर्फ कोविड की वजह से ऐसा था कि डिफरेंट शिफ्ट्स में किया गया। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, एम कैट का जो होगा ना वो डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा, सबका पेपर डिफरेंट बनेगा, उस तरह से होगा, ठीक है। 2002 में आया था, देखें, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इज इंक्रीज्ड डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नॉन ऑफ दिस। इंक्रीज होता है कब? अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होता है, सही है, गुड। 2003 में आया था भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर पावरफुल। अच्छा, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दो तरह के एजेंट्स होते हैं। जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे वो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो अल्कली में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, आईपी वैल्यू डाउन होती है ना, आराम से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, तो आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भाई। 7A ग्रुप की बात करेंगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट देखो 2001 में, विच फार्मूला रिप्रेजेंट द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट वाई ऑफ ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कह रहे हैं कि एक वाई एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसको ऑक्सीजन से मिलाया गया, और ये वाई किसका है? ग्रुप 2 का एलिमेंट है, +2 और -2। तो क्या फार्मूला होगा इसके ऑक्साइड का? YO होगा ना, ए ऑप्शन, तो क्या कट जाएगा ये प्लस माइनस। ये केमिकल प्रॉपर्टीज से आ गया ये सवाल, हमने डिस्कस नहीं किया वैसे केमिकल प्रॉपर्टी, अभी ऑक्साइड फॉर्मेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 2004 में आया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, ये आई थिंक ये 1s2 है, 2s2 है, 2p 6 है, 3s1 है, इज ऑफ किस एलिमेंट का है? ये 6 7 8 9 10 11 सोडियम होगा, ये लगा हुआ है पहले से वैसे, लेकिन आप जस्ट देख रहे हैं बहुत सारे निशानात पहले से लगे होंगे उसके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स ओनली अल्कली मेटल? कौन सा सिर्फ अल्कली मेटल है?
249, अच्छा ये एटॉमिक नंबर है, 249 है, 249 में 2 तो नहीं होगा ना अल्कली मेटल, तो ये तो हट गया। 210 एलियन, 2 तो हो ही नहीं सकता। 9 17 35, 17 क्लोरीन होता है, ये भी नहीं हो सकता। जैसे ये 11, अच्छा यहाँ पर ये 3 होगा, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ठीक है। मतलब बताने अल्कली मेटल कौन सा इनमें से। 17 MCQs होंगे, ठीक है। 18 है 2008 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 है, इनमें से कौन से ग्रुप 2 के मेटल्स हैं। स्टोंशियम 2A ग्रुप, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्टोंशियम। स्टोंशियम नहीं है इसमें, इसमें क्या मसला कर रहा है भाई, रुबिडियम मसला कर रहा है इसमें, इसमें सारे हैं, ठीक है। सी में क्लियर है ना, ये तो सिंपल सवाल है, बहुत आसान है। अच्छा NED के मैं पास पेपर नहीं सॉल्व करा रहा होता, मैं MD कैट किस लिए कराता हूँ कि बिकॉज दे आर मोर डिफिकल्ट दैन NED के, काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट MD कैट के MBBS के उठाता हूँ, क्योंकि थोड़े मुश्किल होते हैं वो, वरना वो टाइम भी इतना नहीं होता मैं दोनों सॉल्व कराऊँ ना। लेकिन जब अगर आपने MBBS को सॉल्व कर लिया ना तो NED तो सॉल्व हो ही गया ऐसे, क्योंकि MBBS के टेस्ट ज़्यादा मुश्किल होते हैं, पूरा कराची जानता है। NED का टेस्ट फिर भी क्लियर हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं होता। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ डिग्रेड करो इंजीनियरिंग को, ऐसा है, ठीक है, और ऐसा हर कोई बोलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपने MBBS का सॉल्व कर लिया तो आपके लिए NED कुछ भी नहीं रहेगा। 2009, अच्छा मैं ईयरली क्या करूँ, डेली फिर मैं क्या, अच्छा क्लास में तो नहीं कर पा रहा, कराऊंगा लेकिन इंशाल्लाह, लेकिन मैं जो है वो एप्टीट्यूड के पेपर्स भी ना यूट्यूब पे अपने लेक्चर्स में अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। NED के भी 2019 का पेपर किया है कंप्लीट, इंग्लिश का भी, केमिस्ट्री का भी, इस तरह से MD कैट जो है वो मैंने कंप्लीट किया 2019 का, 2020 का सारे कर दिए, ताकि आप उसको भी देखते रहना कि अगर कैसी चीज़ें किस तरह से पेपर आता है, अगर आप दिखना चाहो। क्लास में भी कराऊंगा मैं वो काम, ठीक है, रमज़ान के बाद। 2009 कि सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर मोर विगरसली देन लिथियम बिकॉज सोडियम ज़्यादा फास्टर रिएक्शन करता है, हैज़ हायर एटॉमिक वेट, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सोडियम नहीं होता था, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इज अ मेटल हैज़ हाई, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इसलिए ज़्यादा फास्टर रिएक्शन करता है, आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है लिथियम से ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सीजियम, स्टोंशियम, सीजियम ही है लोएस्ट है। नेक्स्ट 18, ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स मोर इज द, जितना ज़्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन देने का उतनी ज़्यादा क्या चीज़ होगी भाई, मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, है ना। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें X एक हैलोजन है, M + X to 2mx, इफ M इज अ मेटल इट इज़ मोर लाइकली टू बी, कौन सा मेटल होगा। अगर ये MX बन जाए तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यस +1 -1 हो रहा है ना, ये अल्कली मेटल्स ही होंगे, तभी तो नीचे कुछ नहीं है। अगर यहाँ MX2 हो जाता तो अल्किन अर्थ मेटल हो जाता। सिंपल जनरल फॉर्मूले में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट लिथियम, लिथियम के जो फॉल्स स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है लिथियम के बारे में वो देखते हैं। इट इज सॉफ्टर देन अदर अल्कली मेटल्स, टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, हार्डनेस डिक्रीज होती है, हार्डनेस कम होती है। तो जब हार्डनेस कम होती है तो लिथियम कैसा होगा, हार्ड होगा, हार्डेस्ट होगा। इट इज सॉफ्टर देन अदर अल्कली मेटल्स, यही तो गलत, पहले गलत हो गया, ठीक है भाई, यह गलत ऑप्शन ये लगाया हुआ है, ठीक है, दिस फर्स्ट वन। नेक्स्ट है द मोस्ट डेंस एलिमेंट, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, डेंसिटी लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती है। तो लिथियम पोटेशियम हटा दो, कैल्शियम बेरियम लगा लो फिलहाल। अब कैल्शियम और बेरियम में ये लेफ्ट राइट साइड पे है, अब कैल्शियम और बेरियम में से अब टॉप, ये तो ग्रुप पे आ गया, अब एक ही ग्रुप के अंदर है। अब टॉप से बॉटम डेंसिटी वैसे तो बढ़ रही होती है, ठीक है, टॉप से बॉटम बढ़ रही होती है तो किसकी होगी, बेरियम की होगी, ठीक है। तो वही मैंने बताया हार्डनेस वाला ट्रेंड चलाओ फिलहाल आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जिसकी ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, टॉप से बॉटम डाउन हो रही होती है, लेफ्ट से राइट बढ़ रही होती है। लिथियम, मैग्नीशियम, स्टोंशियम, बेरिलियम, बेरियम, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे। तो ये तो लेफ्ट साइड पे आ गया, ये लेफ्ट साइड पे छोड़, ये राइट साइड पे आ गया, ये लेफ्ट साइड पे आ गया, ये राइट साइड पे आ गया और ये राइट साइड पे आ गया। और टॉप से बॉटम क्या होता है ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। तो क्या बोलना है, हाईएस्ट बोलना है। तो सबसे नीचे कौन सा होगा इन तीनों में से, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरियम में से, सॉरी हाईएस्ट पूछ रहे हैं ना, डिक्रीज हो रही है ना, सबसे ऊपर कौन सा होगा, बेरिलियम, यस डी सही लगा हुआ है, ठीक है, बेरिलियम। क्योंकि जब राइट साइड पे आ गया ना तो फिर राइट साइड पे, चूंकि हमें क्या करना है, हाईएस्ट दिखनी है ना, तो हम राइट पे आ गए, राइट पे हाईएस्ट होगा ज़्यादा 2m है। अब उसके अंदर फिर हमें देखना है ऊपर कौन सा होगा,
ठीक है, लेफ्ट साइड का भी ट्रेंड है, टॉप से बॉटम का भी ट्रेंड है। 2018 में आया, लिथियम एंड बेरिलियम आर यूनिक इन सच अ वे दैट दे हैव हायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग इफेक्ट ड्यू टू। कह रहे लिथियम और बेरिलियम मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उसकी वजह क्या होती है? स्मॉलर साइज़ की वजह से होता है। ये वही चीज़ पूछ रहे हैं उसमें, ठीक है, पोलराइजेशन की, मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। लिथियम बेरिलियम डिफरेंट होते हैं अपने ग्रुप के पास से, क्यों? चूँकि स्मॉल साइज़ के होते हैं। ये शुरू में बताया लेक्चर के बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे पास 26 MCQs हैं, 26 MCQs हैं। तो आज हमने इसको डिस्कस किया, कंप्लीट समझ में आ गया ग्रुप ट्रेंड। तो 2 घंटे का कंप्लीट लेक्चर मैंने आपको दिया है ग्रुप ट्रेंड्स का। थोड़ा सा कहीं पर अगर मसला है तो शाम तक मैं इसको स्लाइड आपको दे दूंगा, सारे स्लाइड देख लेना, ये सारे के सारे वीडियो भी लिंक शेयर कर दूंगा। कुछ चीज़ मसला करे वीडियो पे जाकर दोबारा देख लेना, ठीक है। काफ़ी बहुत मेन लेक्चर है, हमेशा काम आएगा ये आपके एप्टीट्यूड लेवल तक, जो कि ग्रुप ट्रेंड्स इनऑर्गेनिक में सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है।